Good morning, students. Let's start today's class. What we have completed yesterday, let's do a quick revision of our previous class. Yesterday, we have completed chapter 32 and chapter 30, last portion of chapter 32 and some portion of chapter 33. So, let's do a quick revision of chapter 33, that is metabolic and endocrine problems. In that, first, the priority concepts are glucose regulation and thermoregulation. दो चीज हमें ध्यान रखनी है इसमें पीडियाट्रिक एंडोक्राइन सिस्टम में. फर्स्ट कंडीशन जो हमने देखी थी दैट वाज फीवर. फर्स्ट कंडीशन दैट वी हैव कंप्लीटेड वाज फीवर. फीवर मतलब क्या, जो टेम्परेचर एलिवेशन होता है उसको हम फीवर बोलते हैं. एंड टेम्परेचर एलिवेशन के बहुत सारे फैक्टर्स है, लाइक उसको वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, इमोशनल स्ट्रेस है, कोई डिजीज है, कोई मेडिसिन की वजह से, क्लोथिंग कितना है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इन टेम्परेचर. अगर कोई इन्फेंट है 1 महीने से छोटा है एंड उसको अगर टेम्परेचर ज्यादा है, फीवर है, तो दैट इज इमरजेंसी सिचुएशन एंड वी हैव टू कॉन्टेक्ट द पीएचसीपी और पीडियाट्रिशियन इमीडिएटली. असेस जब भी आप फीवर असेस करते हो उसके साथ दूसरे कोई असेसमेंट फाइंडिंग्स है, दे आर इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स. उससे हमें पता चलता है कि कुछ सीरियस तो नहीं है, एनी सीरियसनेस ऑफ फीवर हमें पता चल जाएगी. देन असेसमेंट फाइंडिंग्स हमने देखा था, एक तो टेम्परेचर एलिवेटेड होगा 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहीट, उसको हम फीवर बोलेंगे. फ्लश्ड स्किन, वार्म होगा, हम टच करेंगे तो डायफोरेसिस, दैट इज स्वेटिंग, चिल्स, रेस्टलेसनेस और लेथार्जी होगा. इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट हमें वाइटल्स लेने हैं, स्पेशली टेम्परेचर वाया, जिससे भी इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, थर्मोमीटर गन, जो भी एजेंसी में यूज होता है वो. जो एक्सेस क्लोथिंग है, अगर बेबी जो है, जो पीडियाट्रिक पेशेंट है, उसको अगर ठंड नहीं लग रही है तो एक्सेस क्लोथिंग रिमूव कर दो, रूम टेम्परेचर कम कर दो, सर्कुलेशन स्टार्ट कर दो, एनी हाउ उसको ठंडा करो. फीवर उसका टेम्परेचर कम करो, कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करो. एंड फीवर के लिए एसिटामिनोफेन आप दे सकते हो. एंड अगर वो 6 मंथ से बड़ा है, उसका लीवर अब मैच्योर हो गया है, सो आइबुप्रोफेन भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन. एस्पिरिन नहीं देंगे, ये चीज याद रखना है, बिकॉज एस्पिरिन, फीवर में एस्पिरिन देने से रेस सिंड्रोम का रिस्क होता है. एक्चुअली वायरल फीवर में एस्पिरिन देने से रेस सिंड्रोम होता है, बट फीवर है, वी डोंट नो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज. वायरल इन्फेक्शन होगा और आपने एस्पिरिन दे दिया तो बेबी को रेस सिंड्रोम हो सकता है. फिर से एंटीबायोटिक देने के बाद 30 to 60 मिनट्स बाद फिर से हमें टेम्परेचर चेक करना होता है एंड एडिक्वेट फ्लूइड मेंटेन करना होता है. डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साइंस आप चेक करोगे एंड पेरेंट्स को सिखाओगे टेम्परेचर कैसे लेना है, इफेक्टिव मेडिसिन कैसे देना है, एंड कब पीएससीपी को इन्फॉर्म करना है. नेक्स्ट कंडीशन दैट वी हैव कंप्लीटेड वाज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन, जो इन्फेंट एंड चिल्ड्रन है उनमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी होना बहुत कॉमन है, जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं. बिकॉज उनके ऑर्गन्स अभी उतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो वाटर स्टोर कर पाए. एंड क्यों होता है, सो फीवर की वजह से, फ्लूइड इंटेक कम है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, बर्न्स की वजह से, बीके की वजह से, या कुछ इंजरी की वजह से हो सकता है. द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, दे आर मोर वल्नरेबल टू फ्लूइड डेफिशिएंसी. क्यों? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द बॉडी है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में है. अगर इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में होता तो भी चलो स्टोर हो पाता, बट वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में ज्यादा प्रेजेंट होता है. असेसमेंट फाइंडिंग्स हमने कंप्लीट किया था. वी हैव कंप्लीटेड क्लिनिकल साइंस, डिफरेंट क्लिनिकल साइंस, वेट लॉस, टीपीआर, बीपी, मतलब टेम्परेचर कैसा होता है. ऑब्वियसली जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ेगा टेम्परेचर भी एलिवेटेड होगा. देन पल्स एलिवेट होगी, जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ेगा रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, बिहेवियर मोर टुवर्ड्स इरिटेबिलिटी जाएगा, जितना डिहाइड्रेशन ज्यादा उतना इरिटेबल. थर्स्ट भी इंक्रीज होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ड्राई हो जाएगी, टीयर प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, इंटीरियर फोंटानेल संकन हो जा जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ेगा. जुगुलर वेन भी फ्लैट होगी, विजिबल नहीं होगी. स्किन कंप्लीटली लाइक इलास्टिसिटी चली जाएगी जैसे जैसे डिहाइड्रेशन बढ़ेगा. एंड कैपिलरी रिफिलिंग टाइम भी डिले होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होती जाएगी अलोंग विथ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. देन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज होता जाएगा. तो ये सारी चीजें हमने देखी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिहाइड्रेशन में कैसा होता है.
फिर इंटरवेंशंस देखें। इंटरवेंशंस फर्स्ट वी हैव टू एलिमिनेट आइडेंटिफाई द कॉज, किसकी वजह से हो रहा है डिहाइड्रेशन, और वो कॉज हमें एलिमिनेट करना है। फिर सारी चीजें मॉनिटर करोगे, उसके वाइटल्स, स्किन कंडीशन, स्पॉन्टानियस, स्किन टर्गर, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो सब चीज आप मॉनिटर करोगे। मेन ट्रीटमेंट ये है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन है तो वी हैव टू फर्स्ट प्रोवाइड ओरल फ्लूइड्स। अगर वो ले सकता है, जितना ले सकता है उतना देना है। अगर ओरल फ्लूइड्स मतलब ओआरएस, अगर ओआरएस से भी बात नहीं बन रही है, देन वी विल गो फॉर द आईवी फ्लूइड्स। आईवी आप हाइड्रेशन करोगे। अगर बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हमें वो चाइल्ड है जो पीडियाट्रिक पेशेंट है उसको एनपीओ करना पड़ेगा। ओरल से हम कुछ नहीं दे सकते, वी हैव टू ओनली गो विद द आईवी फ्लूइड्स। ओरल फ्लूइड्स फिर कब चालू करना है, जब आपको लगता है कि प्रॉपर डिहाइड्रेशन हो गया है, तभी ओरल फ्लूइड्स चालू करने हैं। एंड पेरेंट्स को भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि फ्लूइड इनटेक एनकरेज करें, एंड डिहाइड्रेशन के साइंस वो इजिली आइडेंटिफाई कर सके, एंड कब कैसे को नोटिफाई करना है उनको पता हो। नेक्स्ट कंडीशन दैट वी हैव कंप्लीटेड दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया मतलब एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन जिसमें जो बेबी होता है उसकी बॉडी प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं कर पाती प्रॉपरली, स्पेशली जो फिनाइलएलेनिन है, दैट इज द अमीनो एसिड, प्रोटीन एसेंशियल अमीनो एसिड है, वो प्रॉपरली उसका ब्रेक डाउन नहीं होता है। सो वो बॉडी में ही अक्यूमुलेट होकर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है, एंड उसकी वजह से ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। सो दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। उसका हमने क्लिनिकल जजमेंट बॉक्स देखा था कि जब भी फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, व्हाट इज द इफेक्टिव ट्रीटमेंट। सो डाइट से ही हो सकता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज डाइट। प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेना है जिसमें प्रोटीन ज्यादा है, लाइक मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है जिसमें फिनाइल एलेनिन ज्यादा होता है। तो फिर क्या ले सकता है चाइल्ड, सीरियल्स, पास्ताज, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीजें ले सकता है। पेरेंट्स को फूड जो भी बाहर का फूड दे रहे हैं उनके लेबल्स बहुत केयरफुली रीड करने होंगे। अगर उनमें कुछ भी हिडन कंपोनेंट है जिस जो फिनाइल एलेनिन रिच है, तो वो नहीं देना है। लाइक एस्पार्टेम, वो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर के तरह उसको ऐड किया जाता है। जो स्वीट पैकेज फूड होंगे, स्वीटनेस ऐड करने के लिए एस्पार्टेम ऐड करते हैं, तो दैट इज रिच इन फिनाइल एलेनिन। तो ऐसा प्रोडक्ट्स नहीं देना है, फॉलो अप पर ध्यान देना है। हमें कैसे पता चलेगा कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोन्यूरिया? सो जब आप उसका ब्लड टेस्ट करोगे, सो फिनाइल एलेनिन मोर देन 20 mg पर डीएल आएगा, बट नॉर्मल रेंज कितनी है, 0 to 2 mg ही है। बट 20 से भी ज्यादा आता है, देन वी कंसिडर दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोन्यूरिया। असेसमेंट फाइंडिंग्स हमने देखे थे कि चाइल्ड में कैसे कैसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। सो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होंगे, वॉमिटिंग, सीजर्स, मस्टी ओडर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। ओल्डर चिल्ड्रंस में क्या होगा, तो एक्जिमा हो सकता है, दैट इज द स्किन इन्फेक्शन, मतलब डर्मेटाइटिस जैसा। देन हाइपरटोनिया हो सकता है, टोनिसिटी इंक्रीज हो सकती है, हेयर, आइरिस एंड स्किन का पिगमेंटेशन डिक्रीज हो सकता है, बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, लाइक बहुत हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, बहुत अजीब बिहेव करेंगे, बिजार और स्कीजॉइड बिहेवियर हो जाएगा। इंटरवेंशंस क्या करनी है, सो हमें पहले तो स्क्रीनिंग करना है सारे इन्फेंट का। जैसे ही न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है, जैसे ही वो फीडिंग ले लेता है, फॉर्मूला फीड ले लेता है, उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करेंगे टू आइडेंटिफाई कि प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर से भी हमें एक बार रीस्क्रीनिंग भी करना होगा टू वेरीफाई, टू कंफर्म। अगर आपने 24 आवर्स से पहले ये टेस्ट किया था, तो फिर से 14 डेज के बाद आपको फिर से रिपीट करना होगा। एंड अगर डायग्नोस हो जाता है, तो हमें डाइट का ही ध्यान रखना पड़ता है। जो हाई प्रोटीन वाला डाइट है वो नहीं देना है। देन न्यूरोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट हमें चेक करना है। ट्रीटमेंट पर, फॉलो अप ट्रीटमेंट पर ज्यादा फोकस करवाना है पेरेंट्स को, एंड उनको जो भी फीलिंग्स है वो हमें एक्सप्रेस करनी है। उनके साथ आपको डिस्कस भी करना है कि फ्यूचर चाइल्ड में भी, लाइक अगर वो फिर से कंसीव करते हैं तो उसमें भी ये रिस्क है। पेरेंट्स को सिखाना है कि स्पेशल फॉर्मूला कैसे आप, ऐसे पैकेट्स आते हैं फॉर द चिल्ड्रन, सो वो यूज कैसे करना है जिसमें फिनाइल एलनिन ना हो। ऐसे फूड कैसे लेने हैं, ऐसे फूड पैकेट्स कैसे रीड करने हैं। इन सोशल सर्विसेज का भी आप कंसल्ट करवा सकते हो उनको, कि जो उनको हेल्प करे फाइनेंशियली, बिकॉज ये सारे फूड पैकेट्स उनको लाने हैं, ये सब चीजें करनी है, तो उनको हेल्प करे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई गेस नो, एंड इफ यस यू कैन मैसेज मी। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट न्यू कंडीशन दैट इज चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी मतलब क्या, बचपन में ही पर्सन ओबेस है, जो पीडियाट्रिक पेशेंट है वो
सिंस चाइल्डहुड ओबेस हो गया है, बीएमआई ज्यादा है उसका। अ कंडीशन इन विच a condition in which the body fat negatively impacts the health and well-being of the children. Yes, एक ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत एक्सेसिव बॉडी फैट अक्यूमुलेट हो जाता है एंड वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है जो जो पीडियाट्रिक पेशेंट है, जो चाइल्ड है, उसकी हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसकी वेल बीइंग पर भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा। BMI is screening tool that can be used to measure the obesity. Yes, ओबेसिटी मेजर करने के लिए, प्रॉपर वेट मेजर करने के लिए बीएमआई ही एक आइडियल टूल है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो अंडर वेट है, नॉर्मल वेट है, ओवर वेट है या ओबेस्ड है। तो उससे ही पता चल जाएगा। बीएमआई इज डिफाइंड एज अ पर्सन बॉडी वेट इनटू द किलोग्राम डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ पर्सन हाइट इन मीटर। यस, बीएमआई क्या है? सो पर्सन का वेट इन केजी डिवाइड बाय स्क्वायर मीटर, जो भी उसकी हाइट है उसका स्क्वायर, सो हाइट इन मीटर स्क्वायर, सो जो निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज बीएमआई। देन as recommended by Centers of Disease Control and Prevention CDC, the health professionals need to use the BMI percentile when measuring the children and adolescent age 22 to 20 years. Yes, CDC के अकॉर्डिंग ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है कि सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा रेकमेंड किया है कि हेल्थ प्रोफेशनल को क्या करना चाहिए, बीएमआई परसेंटाइल में यूज करना चाहिए जब भी वो चाइल्ड से लेके 2 इयर्स के चाइल्ड से लेके 20 इयर्स तक के एडोलेसेंट का जब बीएमआई आप वेट चेक करते हो तो परसेंटाइल में चेक करना चाहिए। परसेंटाइल इन द सेंस कि इतने लोगों में कंपेयर टू दिस मैनी पर्सन उनका वेट इतना ज्यादा है। Just for example, let's start. Overweight is defined as being above the 85th percentile but less than 95th percentile. ओवरवेट का मतलब क्या कि 100 में से जो 85 पॉपुलेशन है उसमें आपका सबसे ज्यादा वेट है। 100 में से आउट ऑफ 85% आपका वेट सबसे ज्यादा है बट 95% से कम है, तो दैट इज ओवरवेट। ओबेसिटी का मतलब क्या? Obesity is defined as having BMI greater than 95th percentile. ओके, यस, ओबेसिटी का मतलब क्या कि उनका जो वेट है फ्रॉम द 95 पर पॉपुलेशन, 95% ऑफ पॉपुलेशन उनका सबसे हाईएस्ट है। दे आर हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइक वेट, उनका सबसे हाईएस्ट है, बीएमआई उनका सबसे हाईएस्ट है कंपेयर टू 100, दे फॉल अंडर 95th परसेंटाइल रेंज, मतलब बहुत ज्यादा है। so they are called as obese and severe obesity किसको बोलेंगे? So it is defined as BMI more than or equal to 120% of 95th percentile or BMI is greater than or equal to 35। उनका BMI अगर 95th percentile में भी सब लाइक उससे भी, अगर आउट ऑफ 100 हम 95 पीपल में देखें तो उनका 120% है, उससे भी ज्यादा है। तो ऐसे पीपल को हम सीवियर ओबेसिटी बोलते हैं, दे आर सीवियर ओबेस। या फिर उनका बीएमआई देखें तो बीएमआई 35 या 35 से ज्यादा होता है। So this is called as overweight, obese and severe obesity. In short, overweight कैसे होते हैं कि obese से थोड़े कम होते हैं, 85 परसेंटाइल से ज्यादा बट 95 से कम। obese क्या होते हैं? दे आर मोर देन 95। एंड severe obesity क्या होती है? 95 में भी 120% है, मोर देन और इक्वल टू 120%। सो दैट इज सीवियर ओबेसिटी, और उनका बीएमआई देखने जाओ तो 35 या 35 से ज्यादा होगा। अगर ओबेसिटी है कोई चाइल्ड को, पीडियाट्रिक पेशेंट को, तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ओबेसिटी के? सो इफ ओबेसिटी इज डायग्नोस्ड इन चाइल्डहुड इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लेटर इन लाइफ सच एज फिजिकल, सोशल, इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अगर चाइल्डहुड में ही ओबेसिटी डायग्नोस हो गई तो उसकी वजह से लेटर ऑन लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब हो सकता है। एज्मा, स्लीप एपनिया, बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स, टाइप 2 डायबिटीज and risk factors leading to heart disease such as hyperlipidemia can occur. Yes, उसके अलावा ओबेसिटी की वजह से कौन सी कंडीशन हो सकती है? सो एज्मा हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है। स्लीप एपनिया मतलब
सोते वक्त ड्यूरिंग स्लीपिंग एयरवे बंद हो जाता है, तो ड्यूरिंग स्लीप सोते सोते सांस बंद हो जाती है, तो स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया हो सकता है, बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पर्टिकुलरली जो नी है, नी जॉइंट, ड्यू टू ओवरवेट नी जॉइंट पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है नी जॉइंट का। टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है एंड हार्ट डिजीजेस भी हो सकते हैं, हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ सकता है, लाइक हाइपरलिपिडेमिया, मतलब जो लिपिड लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ गए हैं। all these things can occur. A child who is obese is more likely to be obese as an adult, which results in the comorbidities associated with obesity later in life, such as type 2 diabetes, heart disease, metabolic syndrome, and cancer. Yes, जो चाइल्ड बचपन से ही ओबेस है, वो एडल्ट होके भी ओबेस रहने के चांसेस ज्यादा है। सो उनको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज हो सकती है, बीमारियां हो सकती है ओबेसिटी के साथ। ओबेस तो है, उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हो सकती है लेटर ऑन लाइफ में, लाइक डायबिटीज हो सकता है, हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है। सो दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी। ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट डायबिटीज mellitus। डायबिटीज mellitus मतलब क्या? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज mellitus। so let's see its description। फिगर 33.1 उसका फ्लो चार्ट है, डायबिटीज कैसे वर्क करता है, क्या होता है, वो स्टडी करते हैं। स्पेसिफिकली डायबिटीज टाइप 1 में ही हमें ये देखने को मिलेगा। जस्ट मिनट। ओके, स्पेसिफिकली डायबिटीज टाइप 1 में ही हमें डीके देखने को मिलता है, डायबिटीज टाइप 2 से डीके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो हाउ डायबिटीज वर्क? बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ड्यू टू दैट इंसुलिन डेफिशिएंसी जो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए प्रॉपर, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, वो मेटाबॉलिज्म इम्पेयर हो जाता है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होगा तो उसमें से ग्लूकोज मिलता है, वो ग्लूकोज सेल्स एनर्जी के लिए यूज करता है, और वो ग्लूकोज सेल्स तक ले जाने का काम इंसुलिन का होता है। बट इंसुलिन ही नहीं है तो वो ग्लूकोज सेल तक जाएगा कैसे? सो ड्यू टू दैट इंसुलिन डेफिशिएंसी जो मेटाबॉलिज्म है, फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वो इम्पेयर हो जाएगा। अगर वो जो ग्लूकोज है वो सेल तक नहीं जा पा रहा है, सो वो ग्लूकोज बढ़ता ही रहेगा ब्लड के अंदर। सो ड्यू टू दैट वो ब्लड के अंदर बढ़ता रहेगा, तो उसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? फटीग, हंगर, वेट लॉस, देयर आर अदर आल्सो, बट इसमें एग्जांपल दिया है कि फटीग, वेट लॉस, हंगर हो सकता है। जैसे ही हाइपरग्लाइसेमिया होगा, हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से पोलीयूरिया देखने को मिलता है। क्यों पोलीयूरिया? बिकॉज बॉडी क्या करती है, जो एक्सेस ग्लूकोज है इन फॉर्म ऑफ यूरिन वो निकालने का ट्राई करेगी, सो पोलीयूरिया देखने को मिलेगा। एंड सेल स्टार्वेशन देखने को मिलेगा। सेल स्टार्वेशन क्यों? बिकॉज ग्लूकोज है, फिर भी वो यूज नहीं कर पा रहे हैं वो ग्लूकोज फॉर देयर एनर्जी। सो वो स्टार्व कर रहे हैं उनके फूड के लिए, उनका फूड क्या है? ग्लूकोज है, और उनको ग्लूकोज बाहर होने के बावजूद भी उनको नहीं मिल रहा है, सो दे आर स्टार्विंग फॉर द ग्लूकोज, सेलुलर स्टार्वेशन हो रहा है। एंड अभी उनको कैसे भी करके एनर्जी चाहिए, अगर ग्लूकोज से नहीं मिल रही है तो वो कोई और सोर्स ढूंढ लेंगे टू गेट द एनर्जी। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, फैट का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको एनर्जी तो चाहिए एनी हाउ, ग्लूकोज से नहीं मिल रही है, तो दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द फैट। तो उससे क्या होता है, कीटोन्स प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू सेल्युलर स्टार्वेशन कैन नॉट नरिश द सेल बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। उनको एनर्जी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने फैट ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। फैट ब्रेक डाउन करने से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, दैट इज द कीटोन। सो ये जो सेल्युलर स्टार्वेशन था, इंसुलिन नहीं मिल रहा था,
और उसकी वजह से उन्होंने फैट ब्रेक डाउन स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से कीटोन्स प्रोड्यूस हो गए। अभी ब्लड के अंदर बहुत सारा कीटोन हो गया, बहुत सारे कीटोन्स प्रोड्यूस हो गए, जिसकी वजह से ये कीटोन्स है दे आर हाईली एसिडिक, सो उसकी वजह से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिसऑर्डर। Diabetic ketoacid is considered as a metabolic acidosis disorder. So this is how the DKA happens. बॉडी में इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता, एंड ड्यू टू दैट ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ता रहेगा, एंड द साइन एंड सिम्टम्स आर फटीग, हंगर, वेट लॉस एंड अदर्स आर आल्सो देयर। अभी ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा है, वो सेल्स यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो बॉडी क्या करती है, पोली यूरिया हो जाता है, यूरिन के फॉर्म में जितना हो सके उतना ग्लूकोज निकालने का ट्राई करेगी, तो पोली यूरिया एक्सपीरियंस करेगा पर्सन, एंड सेल्यूलर स्टार्वेशन होगा, बिकॉज सेल्स को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, बट ग्लूकोज वो ले नहीं पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, तो वो स्टार्व करना स्टार्ट कर देते, तो उनकी एनर्जी के लिए वो फैट ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे, एंड फैट ब्रेक डाउन होने की वजह से देयर इज एक्सेस वेस्ट प्रोडक्शन, दैट इज कीटोन, एंड वो कीटोन है, उसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। ओके, नेक्स्ट, type 1 diabetes mellitus is characterized by the destruction of pancreatic beta cells which produce insulin. This results in absolute insulin deficiency. Type 1 diabetes का मतलब क्या, जो पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स, जो बीटा लैंगरहैंस है, वो ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अगर पेनक्रियाज के सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो इंसुलिन बनाएगा ही कैसे, सो देर इज एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन है ही नहीं, बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है, so that is called as absolute insulin deficiency. In short, type 1 डायबिटीज में बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज का मतलब क्या, it usually arises because of insulin resistance in which the body fails to use the insulin properly, combined with relative rather than absolute insulin deficiency. टाइप 2 डायबिटीज में क्या है, पेनक्रियास एकदम हेल्दी है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस भी कर रहा है, पर जो इंसुलिन है वो, हमारी बॉडी है इंसुलिन से रेजिस्टिव हो गई है, इंसुलिन होने के बावजूद भी वो इंसुलिन हमारी बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, सो रेजिस्टेंस की वजह से जो डायबिटीज होता है दैट इज कॉल्ड एज टाइप 2 डायबिटीज। तो ऐसा नहीं है कि इंसुलिन एब्सेंट है, डेफिशिएंसी है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी नहीं है, रिलेटिव डेफिशिएंसी है, रिलेटिव मतलब बॉडी में है होने के बावजूद भी सेल्स यूज नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेफिशिएंसी। So this is the main difference in type 1 and type 2 diabetes. Type 1 is absence of insulin and type 2 is insulin resistance. The rate of the children and teen being diagnosed with pre-diabetes and type 2 diabetes is increasing. Yes, आज हम देखें इन टूडेज जनरेशन, जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, जो टीनेजर्स है, उनमें प्री डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमनली डेवलप हो रहा है अभी भी। The number one risk factor for developing type 2 diabetes in childhood is being overweight. Yes, बचपन से ही टाइप 2 डायबिटीज होने का रीजन क्या है, ओवरवेट। अगर कोई भी चाइल्ड ओवरवेट है तो उसको टाइप 2 डायबिटीज चाइल्डहुड में ही हो जाएगा। Let's see box 33.1 on the prevention strategies for type 2 diabetes in childhood. So, चाइल्डहुड डायबिटीज, टाइप 2 चाइल्डहुड डायबिटीज कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इन चिल्ड्रन, so let's study. सो कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो टाइप 2 डायबिटीज इन चाइल्डहुड। सो फर्स्ट इज ईटिंग हेल्दी टू लूज वेट। ओवरवेट की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है, सो हम हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस इनकलकेट कर सकते हैं इन द चाइल्ड। सो फर्स्ट इज ड्रिंक वाटर इंस्टेड ऑफ शुगर्ड बेवरेजेस लाइक सोडा, जूस एंड स्पोर्ट्स ड्रिंक। हम चाइल्ड को एनकरेज कर सकते हैं कि पानी पियो इंस्टेड ऑफ जो स्वीट शुगर वाले जो बेवरेजेस होते हैं, सोडा है, जूसेस है, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स है, इंस्टेड ऑफ दैट only consume simple water. Eat more fruits and vegetables. Fresh is the best, but frozen fruits and vegetables are those canned in water. Not syrup are acceptable. Yes, फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स कंज्यूम करने चाहिए। अगर वो फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं तो वो ऐसे होने चाहिए कि उसको वाटर के अंदर स्टोर किया गया हो, ना कि सिरप के अंदर। अगर सिरप के अंदर स्टोर किया गया है तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ।
लिमिट द फास्ट फूड कम करवाना होगा। मेक हेल्दी स्नैक्स सच एज ग्रेप्स, कैरेट्स, प्लेन पॉपकॉर्न एंड वो सब आप ईटिंग, इन शॉर्ट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आप इनकलकेट करोगे चाइल्डहुड में, तो उससे डायबिटीज आप प्रिवेंट कर सकते हो। सेकेंड, इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी टू लूज द वेट। यस, फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है अलोंग विथ डाइट। सो फिजिकल एक्टिविटी भी उनको करवानी है so that they can lose the weight and prevent the diabetes type 2. Children and adolescents should have at least 60 minutes of a day of physical activity. Yes, कोई भी चाइल्ड है, एडोलेसेंट है, उनको एटलीस्ट दिन में 60 मिनट्स की, 1 घंटे की तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड्स डांसिंग, वॉकिंग, बाइक राइडिंग, टेकिंग द स्टेयर्स एंड प्लेइंग इंटरएक्टिव वीडियो गेम्स। कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं? एटलीस्ट डांस कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, बाइक राइडिंग कर सकते हैं, स्टेयर्स चढ़कर उतर सकते हैं, देन कोई भी इंटरएक्टिव वीडियो गेम्स जिसमें सिर्फ बैठे बैठे नहीं खेलना होता है, उनको कुछ करना पड़ता है, ऐसी गेम्स खेल सकते हैं। एंड स्क्रीन टाइम हमें कम करना है, लाइक द यूज ऑफ कंप्यूटर, टैबलेट और मोबाइल फोन्स टू 60 मिनट्स पर डे। जो भी चिल्ड्रन है उनका स्क्रीन टाइम हमें कम कर देना है, पूरे दिन का 60 मिनट से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं रखना है। नेक्स्ट, नोटिसिंग द वार्निंग साइंस। यस, वार्निंग साइन से भी हमें पता चल सकता है कि ये जो पर्सन है उसको डायबिटीज का रिस्क है, डायबिटीज हो सकता है। सो व्हाट आर द वार्निंग साइंस? इंक्रीज थर्स्ट, अगर वो पर्सन को एक्सेसिव प्यास लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो दैट इज अ साइन कि उसको डायबिटीज हो सकता है। इंक्रीज नाइट टाइम यूरिनेशन, अगर कोई पर्सन नाइट में बहुत ज्यादा यूरिनेट करने के लिए जा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो वार्निंग साइन दैट इंडिकेट्स टाइप 2 डायबिटीज। ब्लरी विजन, उसको देखने में ब्लर दिख रहा है। एंड अनयूजुअल फटीग, काम वगैरह, लाइक उसको फटीग फील हो रहा है, बहुत थका हुआ फील हो रहा है। सो दिस फोर आर द वार्निंग साइंस कि जिससे हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि डायबिटीज टाइप 2 डेवलप हो सकता है। अर्ली हम कुछ कर सकते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, insulin deficiency requires the use of exogenous insulin to promote the appropriate glucose use and to prevent the complications related to blood glucose levels such as hyperglycemia, diabetic ketoacidosis and death. Yes, अगर इंसुलिन डेफिशिएंसी है तो हम बाहर से इंसुलिन दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी ग्लूकोज है वो प्रॉपरली यूज हो जाएगा एंड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी वो ब्लड ग्लूकोज की वजह से, लाइक हाइपरग्लाइसेमिया भी नहीं होगा, डीके भी नहीं होगा। एंड डीके हो जाता है तो उससे डेथ भी होती है, तो वो भी नहीं होगा। डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्लासिक सिम्टम्स एंड एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 70 to 99 mg per dl and 4 to 6 millimoles per liter. Based on the PHCP's preference, normal level may be a lower range. Yes, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पेशेंट को डायबिटीज है? तो उसके क्लासिकल सिम्टम्स है 3 P's: पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, पोलीफीजिया। सो कोई क्लासिकल सिम्टम्स से भी आपको पता चल जाएगा। एंड अगर आप ब्लड टेस्ट करोगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल भी एलिवेटेड आएंगे। नॉर्मल इज 70 to 99, अगर उससे ज्यादा आता है तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन को डायबिटीज है। Children may need to be admitted directly to the pediatric intensive care unit because of manifestations of DKA, which may be the initial occurrence leading to the diagnosis of diabetes mellitus. Yes, जो भी चिल्ड्रन है उनको अगर डीकेए है तो इमीडिएटली उनको आईसीयू में ही एडमिट करना होगा, बिकॉज उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है एंड दैट इज द इनिशियल अकरेंस। डीके हुआ है उससे उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन को डायबिटीज है। डायबिटीज टाइप 1 के अलावा डीके अननेसेसरीली नहीं हो सकता। सो डीके होने के लिए डायबिटीज होना जरूरी है, तो तभी आपको पता चल जाएगा कि उसको डायबिटीज टाइप 1 है। असेसमेंट, जिस पर्सन को भी डायबिटीज है तो उनमें कैसे साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे? सो 3 P's आपको याद रखते हैं: पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेशिया। व्हाट आर दिस? पोलीयूरिया मतलब बहुत सारा यूरिन करेंगे, पोलीडिप्सिया बहुत पानी पिएंगे, एक्सेसिव थर्स्ट एक्सपीरियंस करेंगे, एंड पोलीफेशिया बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो ये 3 P's आपको याद रखने हैं। हाइपरग्लाइसेमिया होगा, ब्लड टेस्ट करोगे तो शुगर लेवल ज्यादा आएगा। वेट लॉस होता है। अनएक्सप्लेन फटीग और लेथार्जी, उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस उनको थकान लगी रहती है एंड दे विल फील द लेथार्जिक। हेडेक होंगे। ओकेजनल एन्यूरेसिस इन द प्रीवियसली टॉयलेट ट्रेन चाइल्ड। यस,
अगर आपने चिल्ड्रन को, वो चाइल्ड को ट्रेनिंग दी थी, टॉयलेट ट्रेनिंग दी थी, नॉट टू वेट द डायपर्स एंड अंडरपेंट्स, फिर भी उन्होंने गीला कर दिया, एन्यूरेसिस हुआ, बेड टाइम पर वेटिंग हो गया, नाइट टाइम में बेड वेटिंग हो गया, सो ये सारे साइंस है। वजाइनाइटिस इन एडोलेसेंट caused by candida which thrives in hyperglycemic tissue, yes। जो एडोलेसेंट फीमेल्स है उनको वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, वजाइनाइटिस, बिकॉज ये जो कैंडिडा है दैट इज द फंगस, एंड उसको हाइपरग्लाइसेमिक टिश्यूज में रहना बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी वजह से वजाइनाइटिस हो जाता है। सेकेंड साइन एंड सिम्टम्स क्या है? फ्रूटी ओडर टू ब्रीथ, अगर उनकी जो ब्रीथ है, ब्रीथ में से भी एकदम फ्रूटी ऑर्डर होगी, डिहाइड्रेटेड होंगे, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, स्लो वुंड हीलिंग, जो भी डायबिटिक पर्सन होते हैं उनका वुंड हीलिंग स्लो हो जाता है, एंड चेंजेस इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डिक्रीज होती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? अगर बहुत टाइम से वो डायबिटिक है तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे? फेलियर टू ग्रो एट द नॉर्मल रेट, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, मैच्योरेशन डिले हो जाएगा, रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहेंगे ड्यू टू डायबिटीज, न्यूरोपैथी हो सकता है ड्यू टू हाई शुगर लेवल, नर्व्स डैमेज हो सकती है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो सकता है, रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर डिजीज हो सकता है, मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो आईज के जो माइक्रोवेसल्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं ड्यू टू हाई शुगर लेवल, रीनल माइक्रोवेस्कुलर डिजीज हो सकता है दैट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो किडनीज की ब्लड वेसल्स है वो भी डैमेज हो सकती है ड्यू टू हाई शुगर लेवल। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो ये दोनों उसके कॉम्प्लिकेशंस है, ये दोनों आपको याद रखते हैं। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या है? हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया भी हो सकता है। वाई दोनों होता है। डायबिटीज है, अगर आपने गलती से ज्यादा इंसुलिन दे दिया तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। हाइपोग्लाइसेमिया से कोमा में जा सकता है पेशेंट, सो दैट इज नॉट गुड। एंड अगर बहुत ज्यादा हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, तो भी प्रॉब्लम। सो डायबिटीज के दोनों कॉम्प्लिकेशन है, हाइपोग्लाइसेमिया एज वेल एज हाइपरग्लाइसेमिया। डीके इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन, कोमा में जा सकता है पेशेंट। हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है, पोटेशियम लेवल इंक्रीज या डिक्रीज कोई भी हो सकता है। माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस, बिकॉज आईज की, किडनीज की, ये सारी जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है वो इंफ्लाम्ड हो जाती है, वो प्रॉब्लम हो जाता है, डैमेज हो जाता है, कार्डियोवेस्कुलर चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। Next is really important point that you have to remember is, for a child with diabetes mellitus, plan to initiate a consultation with the diabetic specialist to plan the child career। अगर किसी चाइल्ड को डायबिटीज मेलिटस है तो उसका कंसल्टेशन जो डायबिटिक स्पेशलिस्ट है, मतलब जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, उसके साथ उसका कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उसको इंटर प्रोफेशनल टीम में उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सो हम प्रॉपरली चाइल्ड की केयर कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट डायबिटीज। नाउ डायबिटीज में क्या चीजें ध्यान रखनी है? डाइट है, एक्सरसाइज है, सो वो सारी चीज, मेडिकेशन दैट इज इंसुलिन, वो सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। सो फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट डाइट। डाइट में कैसा डाइट लेना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? सो फर्स्ट, normal healthy nutrition is encouraged and the total number of calories in is individualized based on the child's age and growth expectation। Yes, उसको हेल्दी न्यूट्रिशन हमें एनकरेज करना है, जितना हो सके उसको हेल्दी फूड देना है, हेल्दी फूड लेने के लिए एनकरेज करना है। बट सारे इंडिविजुअल के लिए आप सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज नहीं डिसाइड कर सकते कि इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए, बिकॉज वो सबके अकॉर्डिंग डिपेंड अलग अलग करता है। उसकी एज कितनी है, उसका ग्रोथ कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी कैलोरी कंजप्शन भी अलग अलग होगी। For type 2 diabetes, the American Diabetes Association recommendations can be found। Yes, there is a link, वहां से आपको मिल जाएगा कि डायबिटिक 2, जो टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनको कैसा फूड लेना चाहिए। As prescribed by the PHCP, children with the diabetes need no special types of food or supplements। पीएचसीपी के अकॉर्डिंग, पीएचसीपी के प्रिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग, जो डायबिटीज वाले चिल्ड्रन होते हैं उनको कोई स्पेशल टाइप का हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट वाला कि एक्स्ट्रा ऐसा फूड नहीं देना है। देयर इज नो नीड टू गिव समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेड फूड। they need sufficient calories to balance daily expenditure for energy and to satisfy the requirement for growth and development। yes, उनको खाना कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट, उनको इनफ,
फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनको जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी उनको मिलनी चाहिए, सो सेल्स भी उससे अच्छे से काम कर पाए एंड एक्सेस भी ना हो, जितनी सफिशिएंट है उतनी कैलोरीज मिल गई तो दैट इज गुड। डाइटरी इंटेक वुड इंक्लूड 3 वेल बैलेंस्ड मील्स पर डे। यस, उनके डाइट में क्या चीजें होनी चाहिए, 3 वेल बैलेंस्ड मील होनी चाहिए पूरे दिन की, ईटन एट रेगुलर इंटरवल्स प्लस अ मिड आफ्टरनून स्नैक एंड अ बेड टाइम स्नैक। 3 लार्ज मील्स तो होगी उनके डाइट में, प्लस अदर देन दैट एक मिड डे आफ्टरनून स्नैक होगा, मतलब थोड़ा आफ्टरनून के बाद में इवनिंग स्नैक्स हम जो बोलते हैं वो भी होना चाहिए, एंड बेड टाइम स्नैक, सोने से पहले भी उसको स्नैक्स देने पड़ेंगे। A consistent intake of prescribed protein, fat and carbohydrates at each meal and snack is needed. Yes. हर रोज, ऐसा नहीं कि एक दिन ज्यादा खाया एक दिन कम खा लिया, ऐसा नहीं, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। जैसा प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने कि इतना लेना चाहिए, इतना कैलोरी कंजप्शन होना चाहिए, तो एक कंसिस्टेंट फ्लोर मेंटेन करना है, उतना ही लेना है डेली। तो कंसिस्टेंट प्रोटीन, कंसिस्टेंट फैट, कंसिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट, एक मील में एक स्नैक में कितना लेना है वो फिक्स रखना है। Concentrated sweets are discouraged. Fat is reduced to 30% or less of the total caloric requirement. Yes, we have to avoid concentrated sweet, जिसमें भी शुगर ज्यादा है, स्वीट ज्यादा है, वो अवॉइड करना है। एंड फैट का कंजप्शन भी 30% कम कर देना है हमें, जो पूरी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसमें से फैट 30% कम कर देना है। Next, instruct the children and parents to carry a source of glucose, such as glucose tablets, with them all the time to treat hypoglycemia if it occurs. जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है, वी एडवाइज देम, चिल्ड्रन को भी एडवाइस करना है, पेरेंट्स को भी एडवाइस करना है कि ऑलवेज उनके साथ ग्लूकोज कैरी करें, कोई भी सोर्स ऑफ ग्लूकोज, वेदर इट इज इन अ टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म, कोई भी फॉर्म में ग्लूकोज कैरी करें, कि अगर कभी भी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए तो इमीडिएटली वो ग्लूकोज ले सके। Incorporate the diet into the individual's child's needs, like the likes and dislikes, lifestyle and cultural and socio-economic patterns. Yes, जब भी आप किसी चाइल्ड के लिए डाइट इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो वो डाइट में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड्स क्या है, वो ध्यान में रख के बनाना है। उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, लाइक्स डिसलाइक्स करके आपको डाइट बनाना है। उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, वो लोग क्या कैसा फूड खाते हैं, एंड उनकी सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न क्या है, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, वो सब ध्यान में रख के आपको डाइट सजेस्ट करना होगा। अलाउ द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग फूड चॉइसेस टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ कंट्रोल। यस, जो फूड चॉइसेस है, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, सो चाइल्ड को भी अंदर इन्वॉल्व करो फूड चॉइसेस में, तो उसको सेंस ऑफ कंट्रोल हो कि हाँ मुझे ये नहीं खाना है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। सो एक सेंस ऑफ कंट्रोल डेवलप करने के लिए उसको भी फूड चॉइसेस में और डिसीजन मेकिंग में अलाउ करना है, पार्टिसिपेट करने देना है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज रिलेटेड हमें क्या ध्यान रखना है डायबिटीज में, सो इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड इन डाइटरी एडजस्टमेंट व्हेन एक्सरसाइजिंग। यस, जब भी चाइल्ड एक्सरसाइज करता है तो उसको डाइटरी एडजस्टमेंट करना होगा, सो वो हमें इंस्ट्रक्ट करना है। ज्यादा एक्सरसाइज करेगा तो ज्यादा फूड लेना पड़ेगा, बिकॉज सेल्स को एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। तो वो अगर ज्यादा फूड नहीं लेगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज डाइट चेंज करना पड़ेगा। Extra food needs to be consumed for increased activity, usually 10 to 15 gram of carbohydrate for every 30 to 45 minutes of activity. Yes, अगर वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 30 to 45 मिनट्स की एक्टिविटी कर रहा है तो वो उतनी एक्टिविटी के लिए उसको एक्स्ट्रा 10 to 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लगेगा। इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड टू मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। यस, चाइल्ड को और पेरेंट्स को हमें सिखाना है कि एक्सरसाइज करने से पहले एंड एक्सरसाइज करने के बाद ब्लड ग्लूकोज चेक करें। प्लान एन अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज रेजिमेंट विद द चाइल्ड टेकिंग द डेवलपमेंटल स्टेज इनटू अकाउंट। यस, प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान बनाना है हमें चाइल्ड के लिए, बट उसके डेवलपमेंटल स्टेज को ध्यान में रख के। फॉर एग्जाम्पल, वो चाइल्ड अभी है 10 साल का, तो हम उसको 13 या 14 ईयर्स की एक्सरसाइज नहीं दिखा सकते। सो अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल स्टेज उसको ध्यान में रखे हमें एक्सरसाइज प्लान बनाना होगा चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट इज इंसुलिन। इंसुलिन के रिलेटेड हमें क्या ध्यान रखना होता है, तो डाइल्यूटेड इंसुलिन मे बी रिक्वायर फॉर सम इन्फेंट्स टू प्रोवाइड स्मॉल
enough doses to avoid hypoglycemia. Diluted insulin should be labeled clearly to avoid dosage errors. Yes, जो इन्फेंट्स होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको कंजेनाइटल ही मतलब हेरिडिटरी में मिला है, डायबिटीज पहले से ही है, तो उनको डाइल्यूटेड डायबिटीज इंसुलिन देना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप स्ट्रेट इंसुलिन दे दोगे तो उनको हाइपोग्लाइसेमिया ज्यादा हो सकता है, रिस्क ज्यादा है। सो ऑलवेज उनको डाइल्यूटेड इंसुलिन देना पड़ेगा एंड उसको भी लेबल करना पड़ेगा कि ये डाइल्यूटेड है, सो डोजेज एरर ना हो जाए। Laboratory evaluation of glycosylated hemoglobin, that is HbA1c, needs to be performed every 3 months. The reference interval for HbA1c is less than 6%. Yes, आइडियली हमें ग्लूकोज मॉनिटरिंग चेक करना हो कि इतने टाइम से 3 मंथ्स का ग्लूकोज लेवल कैसा था, तो उसके लिए एक आइडियल ब्लड टेस्ट है, दैट इज HbA1c। उससे आपको पता चल जाएगा कि 3 महीने में ब्लड शुगर कितना था, कैसा कंट्रोल में था। सो वो एवरी 3 मंथ्स रिपीट करना होगा एंड इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 6%। अगर उससे ज्यादा है दैट इंडिकेट डायबिटीज। इलनेस, इन्फेक्शन एंड स्ट्रेस इंक्रीजेस द नीड फॉर इंसुलिन। रिमेंबर दिस थिंग। जब भी कोई पेशेंट है या पीडियाट्रिक पेशेंट है, चाइल्ड है, वो अगर बीमार है, उसको कोई इन्फेक्शन है कि कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस सर्जरी का भी लाइक नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस है, सर्जरी का है, इंजरी का है, कोई भी स्ट्रेस है, तो उसमें इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाएगी, हमें इंसुलिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। And insulin would not be withheld during illness, infection, stress, because hyperglycemia and ketoacidosis can occur. Yes, during illness, infection and stress, इंसुलिन हम विथहोल्ड नहीं कर सकते, हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर हम गलती से भी विथहोल्ड कर देंगे तो हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, डीके भी हो सकता है। When the child is not receiving anything by mouth, for a special procedure, verify with the PHCP the need to withhold the morning insulin and when the food fluids and insulin are to be resumed. Yes, अगर चाइल्ड को हमने कोई प्रोसीजर के लिए, स्पेशल प्रोसीजर के लिए एनपीओ कर दिया है, सो वो कुछ भी नहीं खा रहा है, सो ऐसे टाइम पर हमें इंसुलिन कम करना होगा, विथ होल्ड करना होगा। एंड कब से आप फूड से, फूड फ्लूइड्स एंड इंसुलिन कब से स्टार्ट करना है, कब से रेज्यूम करना है, उसके लिए आपको पीएचसीपी से कंसल्ट करना होगा, बात करनी होगी, वेरीफाई करना होगा। इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड एंड पेरेंट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। पेरेंट्स को, चाइल्ड को भी इंस्ट्रक्ट करना होगा कि इंसुलिन कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, वो आपको सिखाना होगा। Instruct the child and parents to recognize the symptoms of hypoglycemia and hyperglycemia. Yes, हमें पेरेंट्स को एंड चाइल्ड को दोनों को सिखाना होगा कि हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या है। दे शुड अंडरस्टैंड कि ये जो उनकी बॉडी में हो रहा है वो हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से हो रहा है या हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से हो रहा है। Next, instruct the child and parents to, okay, instruct the parents in administration of glucagon intramuscularly or subcutaneously if the child has a hypoglycemic reaction and is unable to consume anything orally, if semi conscious or unconscious. Yes, हमें पेरेंट्स को सिखाना होगा कि अगर उनका जो चाइल्ड है ड्यू टू हाइपोग्लाइसेमिया वो सेमी कॉन्शियस हो गया है या अनकॉन्शियस हो गया है, तो क्या करना है, इमीडिएटली ग्लूकागॉन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है, आईएम या सबक्यू। तो कैसे एडमिनिस्टर करना है वो सब आपको सिखाना पड़ेगा। Instruct the child and parents always, instruct the child and parents always to have a spare bottle of insulin available. Yes, पेरेंट्स को एंड चाइल्ड को सिखाना है कि एक एक्स्ट्रा इंसुलिन की बॉटल, मतलब आपने देखा होगा जो इंसुलिन पेन आती है तो उसमें कार्ट्रिज होते हैं इंसुलिन के। सो अगर एक चल रही है तो एक एक्स्ट्रा स्पेयर में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों खत्म हो जाए एंड फिर नहीं लानी जानी पड़े और ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक स्पेयर में एक्स्ट्रा ऑलवेज रखनी है। Advise the parents to obtain a medical bracelet indicating the type and daily insulin dose as prescribed for the child. Yes, हमें पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना है कि बेबी, जो भी चाइल्ड है जिसको डायबिटीज है, वो ऑलवेज एक मेडिकल ब्रेसलेट पहन के रखे। वो ब्रेसलेट के अंदर लिखा होगा कि उसको कौन से टाइप का डायबिटीज है, टाइप 1 या टाइप 2, कितना इंसुलिन लेता है, वो सब उसके अंदर लिखा होगा। See chapter 48 for information on the insulin types, administration sites, and administration procedures. Yes, we have already completed in medical, surgical, nursing and pharmacology की कितने टाइप्स के इंसुलिन होते हैं, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट, वो सब हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है।
नेक्स्ट इज ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करना पड़ता है प्रॉपरली। सो कैसे मॉनिटरिंग करना है ये भी तो आपको सिखाना पड़ेगा, अलोंग विद डाइट, एक्सरसाइज एंड इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी उनको सिखाना पड़ेगा। तो कैसे किया जाता है? The results provide information needed to maintain the good glycemic control. Yes, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग से क्या होगा, उससे जो रिजल्ट मिलते हैं उससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको पता चलेगा कि आप प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो या नहीं, ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रॉपरली कंट्रोल कर रहे हो या नहीं। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज मोर एक्यूरेट देन यूरिन टेस्टिंग। यस, कंपेयर टू यूरिन टेस्टिंग, ग्लूकोज मॉनिटरिंग हम यूरिन से भी कर सकते हैं, ब्लड से भी कर सकते हैं, बट ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू यूरिन। मॉनिटरिंग रिक्वायर्स द चाइल्ड monitoring requires that the child prick themselves several times a day as prescribed. Yes, monitoring कैसे करना है? तो चाइल्ड खुद से ही प्रिक करता है, जो हम हॉस्पिटल्स में करते हैं वैसे ही चाइल्ड खुद से ही प्रिक करेगा एंड खुद से ही सैंपल लेगा। We will see in box 33.2. Instruct the child and parents about the proper procedure for obtaining the blood glucose level. पेरेंट्स को और चाइल्ड को दोनों को सिखाना होगा कि आप कैसे प्रॉपर प्रोसीजर करनी है, लाइक एरर ना हो, कैसे प्रॉपरली आपको प्रोसीजर करनी है, कैसे मॉनिटर करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल। इन्फॉर्म द चाइल्ड एंड पेरेंट्स दैट द प्रोसीजर मस्ट बी डन प्रिसाइसली टू ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट। यस, उनको आपको इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि आपको प्रॉपरली लेना होगा सैंपल टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट। सो लेट्स सी बॉक्स 33.2 कि कैसे लाइक प्रॉपरली कम से कम पेन में आप ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हो वो हम सिखाएंगे। ओके, सो फर्स्ट, hold the finger under warm water for few seconds before punching, बिकॉज कोल्ड वाटर से, हॉट वाटर से क्या होगा, वार्म वाटर से विनोडाइलेशन होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। सो हम चाइल्ड को क्या बोलेंगे और उनके पेरेंट्स को ऐसा बोलेंगे कि जो भी फिंगर से आपको आरबीएस टेस्टिंग करना है उसको थोड़ी देर के लिए, फ्यू सेकेंड्स के लिए वार्म वाटर में रखो कि सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। use the ring finger or thumb to obtain a blood sample because blood flows more easily to these areas. कौन सी फिंगर आइडियली यूज करनी चाहिए? ये जो रिंग फिंगर होती है, लिटिल फिंगर के आगे वाली जो रिंग फिंगर है एंड थंब है, ये दोनों फिंगर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत इजीली होता है। सो ये दो आइडियल है टू डू द ब्लड शुगर टेस्टिंग। Then puncture the finger just to the side of the finger pad because there are more blood vessels in this area and fewer nerve endings. Yes, blood glucose कहाँ से करना है? For example, this is the ring finger, तो उसके साइड में से, ये रिंग फिंगर है तो उसके साइड में से जो फिंगर के साइड पैड्स होती है वहां पर आपको पंचर करना है, नॉट एट द टिप। साइड्स में करोगे तो वहां पर ब्लड वेसल्स भी ज्यादा होंगी एंड नर्व्स भी कम होती है, सो पेन भी ज्यादा नहीं होगा एंड ब्लड सैंपल भी ज्यादा मिलेगा आपको। प्रेस द लेंसेट डिवाइस स्लाइटली अगेंस्ट द स्किन टू प्रिवेंट अ डीप पंचर, एकदम स्लाइटली। फॉर एग्जांपल ये लेंसेट है जिससे आपको होल्ड करना है, सो वो लेंसेट को एकदम ऐसे स्लाइटली ऐसे ही करना है, लाइक बहुत जोर से ऐसे प्रिक नहीं करना है, ऐसा एकदम स्लाइटली ही करना है कि डीप पंचर ना हो जाए। यूज ग्लूकोज मॉनिटर दैट रिक्वायर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड सैंपल फॉर मेजरमेंट। आप ऐसे ग्लूकोज मॉनिटर यूज करो जिसमें कम सैंपल में भी अच्छे से मॉनिटर हो जाए, ज्यादा सैंपल ना डालना पड़े, ऐसे दबा दबा कर ज्यादा सैंपल ना निकालना पड़े, तो जिसमें कम सैंपल लगता है ऐसे ग्लूकोज मॉनिटर यूज करने हैं। Stress the importance of hand washing before and after performing the procedure to prevent the infection. Yes, हमें पेरेंट्स को एंड चाइल्ड को दोनों को सिखाना है कि प्रोसीजर करने से पहले एंड करने के बाद प्रॉप हैंड वॉशिंग करना क्यों जरूरी है, वो हमें सिखाना है कि इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सके। Stress the importance of following the manufacturer's instructions for the blood glucose monitoring device. Yes, हमें वो भी सिखाना है कि जो भी आप ग्लूकोज मॉनिटरिंग यूज कर रहे हो, डिवाइस यूज कर रहे हो, उसमें मैन्युफैक्चरर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं प्रॉपरली। Instruct the child and the parents to calibrate the monitor as instructed by the manufacturer. Yes, उसको कैसे लाइक कैलिब्रेट करना है, मेजरमेंट करना है, कितना आ रहा है, वो क्या हो रहा है,
कुछ में मिली मोल्स दिखाएगा mg/dl। सो कैसे उसके कैलिब्रेशन करना है, सेटिंग्स कैसे करना है, वो ऑलवेज मैन्युफैक्चरर ने लिखा हुआ होगा, इंस्ट्रक्ट किया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही करना है हमें। Instruct the child and parents to check the expiration date on the test strips used for blood glucose monitoring। yes, जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग की जो स्ट्रिप्स आती है उसकी एक्सपायरी डेट भी चेक करनी है। अगर एक्सपायर हो जाएगी तो फॉल्स रिजल्ट होंगे। सो वी हैव टू इंस्ट्रक्ट देम कि प्रॉपर एक्सपिरेशन डेट चेक करो। Instruct the child and parents that if the blood glucose results do not seem reasonable, they should reread the instructions, reassess the technique, check the expiration date of the strips, and perform the procedure again to verify the results। Yes, हमें पेरेंट्स को ये भी सिखाना है कि अगर आपने ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया बट आपको रीजनेबल नहीं लगा, कुछ गड़बड़ जैसा फील हुआ कि ऐसा रिजल्ट कैसे आ रहा है, तो फिर से टेक्निक रीड करो, इंस्ट्रक्शंस रीड करो कि हमने प्रॉपर तरीके से किया है ना, मैन्युफैक्चरर ने बोला था ऐसे करना है और हमने अलग तरीके से तो नहीं किया। तो इंस्ट्रक्शंस फिर से रीड करो, टेक्निक रीअसेस करो, लाइक फिर से अलग जो उनकी टेक्निक है वो ही टेक्निक फिर से यूज करो, एक्सपायरी डेट चेक करो एंड प्रोसीजर फिर से रिपीट करो। दैट इज ऑल अबाउट ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। नेक्स्ट इज यूरिन टेस्टिंग। यूरिन का टेस्ट कैसे करना है, सो वो हम सिखाएंगे। सो इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स एंड चाइल्ड इन द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग यूरिन फॉर कीटोन्स एंड ग्लूकोज। यस, हमें पेरेंट्स को एंड चाइल्ड को सिखाना होगा कि आप यूरिन का टेस्टिंग कैसे कर सकते हो टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ कीटोन एंड ग्लूकोज। कीटोन भी प्रेजेंट होंगे तो भी पता चलेंगे, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो भी पता चलेगा। Teach the child that the second voided urine specimen is most accurate। हमें चाइल्ड को सिखाना होगा कि सेकेंड वॉइडेड यूरिन होता है वो बहुत मोस्ट एक्यूरेट होता है। सेकेंड वॉइडेड यूरिन की बात हो रही है, नॉट मिड स्ट्रीम। ऐसा नहीं कि पहले थोड़ा यूरिन किया फिर बीच का लिया, नो, नॉट लाइक दैट। फर्स्ट यूरिन जाने दिया, नेक्स्ट सेकेंड यूरिन का सैंपल लेना है। The presence of ketones may indicate impending ketoacidosis। यूरिन में कीटोन कब आएंगे, जब डीके होगा, कीटोएसिडिसिस होगा तभी यूरिन में कीटोन्स प्रेजेंट होंगे। सो अगर यूरिन में कीटोन्स है तो उसका मतलब कि उसको डीके हो सकता है। नेक्स्ट, दैट इज रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज urine glucose testing is unreliable method of monitoring the glucose level। However, the urine needs to be tested for ketones when the child is ill or when the blood glucose level is consistently greater than 200 mg/dl or as specified the PHCP। जो ये यूरिन ग्लूकोज टेस्टिंग है वो बहुत ही अनरिलायबल है। हम यूरिन से ग्लूकोज का मॉनिटरिंग एक्यूरेटली नहीं कर पाते। ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए ब्लड ग्लूकोज ही बेस्ट है, हाँ, बट यूरिन से हमें कीटोन का पता चल जाएगा। अगर चाइल्ड बीमार है, उसको इलनेस है कुछ, या कंसिस्टेंटली ब्लड ग्लूकोज आप चेक कर रहे हो वो कंसिस्टेंटली 200 से भी ज्यादा आ रहा है, 3-4 बार से 200 से ज्यादा ही आ रहा है, देन उसका यूरिन का टेस्ट करना होगा टू फॉर द प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स। एंड अगर है तो फिर दिस विल कंफर्म कि उसको डीके है। सो डॉक्टर ने बोला है कि अगर 200 से ज्यादा आ रहा है, मतलब आइडियली 200 से ज्यादा है तो हम यूरिन का टेस्ट करेंगे कीटोन्स की प्रेजेंस के लिए, या फिर डॉक्टर ने जो स्पेसिफाई किया है कि इससे ज्यादा कंसिस्टेंटली 3-4 टाइम्स आता है तो फिर आपको यूरिन टेस्टिंग करना है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है तो आप वो करोगे। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टीचिंग कि डायबिटीज में डाइट रिलेटेड, एक्सरसाइज रिलेटेड, इंसुलिन रिलेटेड, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के रिलेटेड, यूरिन टेस्टिंग के रिलेटेड हमने टीचिंग कर दिया। नाउ जो हमने कॉम्प्लिकेशंस देखी थी कि डायबिटीज की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, डीके हो सकता है, वो कॉम्प्लिकेशन स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज हाइपोग्लाइसेमिया। ड्यू टू डायबिटीज हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क होता है। सो व्हाट इज हाइपोग्लाइसेमिया, लेट्स स्टडी। Hypoglycemia means hypoglycemia is a blood glucose level of less than 70 mg per dl or as specified by PHCP। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब क्या, ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 mg पर dl से भी कम है, उसको हम हाइपोग्लाइसेमिया बोलेंगे। हाइपोग्लाइसेमिया रिजल्ट्स फ्रॉम टू मच इंसुलिन, नॉट इनफ फूड और एक्सेसिव एक्टिविटी। हाइपोग्लाइसेमिया क्यों होता है, या तो उसने बहुत ज्यादा इंसुलिन ले लिया है या फिर खाना नहीं इनफ खाया है। इंसुलिन रेगुलर लिया है बट खाना कम खाया था
तो भी हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, या फिर बहुत एक्सेसिव एक्टिविटी कर ली है तो सारा ग्लूकोज यूज हो गया, तो दिस कुड बी अ रीजन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, साइंस इंक्लूड हाइपोग्लाइसेमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या है? तो साइंस इंक्लूड हेडेक, नोजिया, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, लेथार्जी, हंगर, कंफ्यूजन, स्लर्ड स्पीच, टिंगलिंग अराउंड द माउथ एंड एंजाइटी, एंड उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी कम होती जाएगी। सो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। अगर ये साइंस देखने को मिल रहे हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिया। इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं अगर कोई पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया से सफर कर रहा है, तो इंटरवेंशन क्या करने पड़ेंगे? तो लेट्स सी बॉक्स 33.3 एंड 33.4। ओके, फर्स्ट, अगर हाइपोग्लाइसेमिया से सफर कर रहे हैं, उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, तो क्या फूड आइटम्स आप दे सकते हो टू ट्रीट द हाइपोग्लाइसेमिया? सो फर्स्ट, दिस आर द लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स, इसमें से कुछ भी है तो दे दो आप चाइल्ड को। हाफ कप ऑफ ऑरेंज जूस और शुगर स्वीटन कार्बोनेटेड बेवरेज। हाफ कप ऑरेंज जूस दे सकते हो, या फिर ऑरेंज जूस नहीं है तो कोई भी शुगर वाली स्वीट आप कार्बोनेटेड बेवरेज भी दे सकते हो। 8 आउंस ऑफ मिल्क दे सकते हो। 1 स्मॉल बॉक्स ऑफ रेजिन, एक छोटा बॉक्स रेजिन का, ग्रेप्स का, ड्राई ग्रेप्स का दे सकते हो। 3 और 4 हार्ड कैंडीज, जो चॉकलेट आती है कैंडीज फ्रूट वाली, वो दे सकते हो। 4 शुगर क्यूब्स दे सकते हो, या फिर 1 टेबल ऑफ शुगर दे सकते हो। मतलब जो शुगर्स के बड़े बड़े क्यूब्स आते हैं, ऐसे 4 क्यूब्स दे दो, या फिर 1 चम्मच शुगर दे दो। 3 to 4 लाइफ सेवर कैंडीज, यस, लाइफ सेवर कैंडीज मतलब वो प्रॉपर ग्लूकोज की कैंडीज होती है, तो 3 से 4 ग्लूकोज की कैंडीज दे दो उसको। 1 कैंडी बार दे सकते हो, 1 टेबल स्पून हनी भी दे सकते हो, और 2 to 3 ग्लूकोज की टेबलेट्स भी दे सकते हो। तो जब भी हाइपोग्लाइसेमिया होता है, ये सारी चीजें नहीं देनी है, इसमें से कोई एक देनी है। अगर आप हार्ड कैंडीज दे रहे हो तो 3 से 4 हार्ड कैंडीज इनफ है, फिर दूसरा एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो ये दिस आर द फूड आइटम्स विच कैन बी गिवन टू ट्रीट हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट, इंटरवेंशन फॉर हाइपोग्लाइसेमिया। अगर हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो क्या करना है? इफ पॉसिबल कंफर्म हाइपोग्लाइसेमिया विथ अ ब्लड ग्लूकोज रीडिंग। आपको साइन एंड सिम्टम्स दिखे, आपने देखा कि धीरे धीरे उसका कॉन्शियसनेस कम हो रहा है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, तो आपने आइडेंट जजमेंट लाइक अजम्पशन लगा लिया कि हाँ हाइपोग्लाइसेमिया के साइन एंड सिम्टम्स है। बट डायरेक्टली ऐसे जजमेंट काम नहीं करेगा। अगर पॉसिबल है तो ब्लड ग्लूकोज रीडिंग से, मॉनिटरिंग से कंफर्म करो कि हाँ उसको एग्जैक्टली में हाइपोग्लाइसेमिया ही है। मॉनिटर ग्लूकोज इमीडिएटली, such as administer glucose immediately, such as half cup of fruit juice और other acceptable items जो हमने ऑलरेडी देखी। अगर आपको पता चल गया कि हाँ हाइपोग्लाइसेमिया है, तो इमीडिएटली ग्लूकोज एडमिनिस्टर कर दो, जो हमने फूड आइटम्स देखी उसमें से। रैपिड रिलीजिंग ग्लूकोज इज फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सच एज स्लाइस ऑफ ब्रेड और अ पीनट बटर क्रैकर। यस, पहले आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट दिया, ऐसा ग्लूकोज की फूड आइटम दी कि जो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में एंड ग्लूकोज बढ़ जाए। जैसे ही वो दे देते हो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देने हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स देने हैं, लाइक ब्रेड की स्लाइस दे सकते हो, पीनट बटर क्रैकर दे सकते हो, दिस आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इन द हॉस्पिटल टेक द चाइल्ड वाइटल साइंस। यस, अगर आप हॉस्पिटल में हो, चाइल्ड हॉस्पिटल में है, तो उसके वाइटल्स चेक करो। रीटेस्ट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये सब देने के बाद फिर से आप ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करो कि देने के बाद अभी कैसा है, ग्लूकोज इंक्रीज हुआ कि नहीं। Give an extra snack if next meal is not planned for more than 30 minutes or if activity is planned. Yes, अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट 30 मिनट्स में अभी कोई भी मील आने वाली नहीं है और नेक्स्ट 30 मिनट्स में कुछ एक्टिविटी करनी है, तो पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स दे दो उसको। इफ द चाइल्ड बिकम्स अनकॉन्शियस, स्क्वीज द केक फ्रॉस्टिंग और ग्लूकोज पेस्ट onto the gums and retest the blood glucose level in 15 minutes. Monitor the child closely. Yes, अगर चाइल्ड अनकॉन्शियस हो गया है, आइडियली वी डू नॉट प्लेस एनीथिंग इन द माउथ व्हेन द चाइल्ड इज अनकॉन्शियस और व्हेन द पर्सन इज अनकॉन्शियस। बट वो अनकॉन्शियस हो गया है, तो केक की फ्रॉस्टिंग या फिर ग्लूकोज पेस्ट आप गम्स पर अप्लाई कर सकते हो। यू कैन नॉट पोर इट इनटू द माउथ, आपको थोड़ा लेके गम्स पर अप्लाई करना है कि प्रॉपरली वो एब्जॉर्ब हो जाए, बिकॉज टंग के नीचे वहां पर दिस एरिया इज हाईली वेस्क्यूलर।
तो जब भी आप अप्लाई करते हो, फिर अगेन 15 मिनट्स के बाद आपको ब्लड ग्लूकोज चेक करना होगा। बट ये अप्लाई करने के बाद चाइल्ड को प्रॉपरली क्लोजली मॉनिटर करना है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। इफ रीडिंग रिमेन्स लो, एडमिनिस्टर एडिशनल ग्लूकोज। अगर रीडिंग अभी भी लो आ रहा है इतना करने के बाद, तो फिर से अगेन एडिशनल ग्लूकोज एडमिनिस्टर करो। इफ द चाइल्ड रिमेन्स अनकॉन्शियस, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकागोन मे बी नेसेसरी है। अगर आप थोड़ा दे दोगे, ग्लूकोज मिल जाएगा, तो चाइल्ड की कॉन्शियसनेस इंप्रूव हो सकती है। बट फिर भी चाइल्ड अनकॉन्शियस है, तो नाउ अभी ओरली देना बंद कर दो, डायरेक्टली ग्लूकागोन देना पड़ेगा। In the hospital, prepare to administer dextrose intravenously if the child is unable to consume an oral glucose product yet. अगर हॉस्पिटल में है चाइल्ड और वो ओरली ग्लूकोज नहीं ले पा रहा है, तो हमें आईवी से डेक्सट्रोज देना पड़ेगा। इफ हॉस्पिटलाइज, डॉक्यूमेंट द चाइल्ड साइन एंड सिम्टम्स, एक्शन टेकन एंड आउटकम। अगर हॉस्पिटल में है, तो जो चाइल्ड के साइन एंड सिम्टम्स है वो हमें डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, हमने क्या एक्शंस ली, एंड नाउ चाइल्ड कैसा है, आउटकम कैसा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है, वो हमें सब कुछ डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। वी नो दैट ड्यू टू डायबिटीज हाइपरग्लाइसीमिया का भी रिस्क है। तो लेट्स स्टडी अबाउट हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 200 mg/dl और एज स्पेसिफाइड बाय द पीएचसीपी। नॉर्मली हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब क्या, कि 200 mg से ज्यादा आ रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तब उसको हम हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे, या फिर डॉक्टर ने जो बोला है, डॉक्टर ने जो स्पेसिफाई किया है वो फॉलो करेंगे। हाइपरग्लाइसेमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो पोलीडिप्सिया, जो डायबिटीज के साइन एंड सिम्टम्स है वो ही। पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, पोलीफीजिया, ब्लड विजन, वीकनेस, वेट लॉस, सिंकोप, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है हाइपरग्लाइसेमिया के। हाइपरग्लाइसेमिया में हमें क्या इंटरवेंशन करना है, सिक डे रूल्स क्या है, मतलब जब बीमार हो चाइल्ड तब क्या रूल्स फॉलो करने हैं, नॉर्मल हाइपरग्लाइसेमिया ट्रीट करने के लिए क्या इंटरवेंशन करनी है। लेट्स सी बॉक्स 35 3.5 एंड 33.6। इंटरवेंशन फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, जब भी हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो हमें क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए। फर्स्ट, इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स टू नोटिफाई द पीएचसीपी व्हेन द फॉलोइंग अकर्स। यस, हमें पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना होगा कि डॉक्टर को कब नोटिफाई करना है। इस लिस्ट दिया है कि इसमें से कोई भी चीज होती है आपके चाइल्ड के साथ, तो इमीडिएटली पीएचसीपी को नोटिफाई करें। क्या चीज है, फर्स्ट इज ब्लड ग्लूकोज रिजल्ट्स रिमेन एलिवेटेड यूजुअली मोर देन 200 mg/dl। यस, 2-3 बार उन्होंने ब्लड ग्लूकोज चेक किया, बट ब्लड ग्लूकोज एलिवेटेड ही रह रहा है, कम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर पीएचसीपी को नोटिफाई करना पड़ेगा। मॉडरेट और हाई कीटोन यूरिया इज प्रेजेंट। यस, यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है, मॉडरेट है या फिर बहुत ज्यादा है, तो भी पीएचसीपी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। चाइल्ड इज अनएबल टू टेक फूड और फ्लूइड्स। चाइल्ड है वो फूड भी नहीं ले पा रहा है, फ्लूइड भी नहीं ले पा रहा है। चाइल्ड इज अनेबल टू टेक फूड, ओके। चाइल्ड वॉमिट्स मोर देन वंस, उसको वॉमिटिंग हो रही है एक से ज्यादा बार, एंड इलनेस इज परसिस्ट, उसको जो बीमारी है वो भी चालू है। सो ऐसी सारी कंडीशंस में इमीडिएटली पीएचसीपी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 6 डे रूल्स फॉर अ डायबिटिक चाइल्ड। अगर कोई चाइल्ड है जो डायबिटिक है और वो बीमार है, तो कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, लेट्स सी। Always give insulin even if the child does not have an appetite, or contact the PHCP for specific instructions. Yes, during illness हम withhold नहीं करते हैं, even though the child is not consuming the food, हमें इंसुलिन देना पड़ेगा। This is the ideal rule, but always फॉलो पीएचसीपी प्रिस्क्रिप्शन। हमें पीएचसीपी के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। बट इन जनरल केसेस, अगर कोई बीमार है, वो खाना नहीं कर रहा है, फिर भी ड्यू टू इलनेस हमें इंसुलिन देना पड़ेगा। टेस्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल एटलीस्ट एवरी 4 आवर। अगर वो बीमार है तो एवरी 4 आवर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना पड़ेगा। टेस्ट फॉर यूरिनरी कीटोन्स विद ईच वाइडिंग। यस, ईच वाइडिंग में यूरिन हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि कीटोन्स है या नहीं। नोटिफाई द पीएचसीपी इफ मॉडरेट और लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिनरी कीटोन्स आर प्रेजेंट। यस, हमें इमीडिएटली पीएचसीपी को नोटिफाई करना होगा अगर बहुत लार्ज या मॉडरेट अमाउंट ऑफ कीटोन्स प्रेजेंट है तो यूरिन में। फॉलो द चाइल्ड यूजुअल मील प्लान, जो उसका मील प्लान है, जो रेगुलर मील प्लान है वो ही फॉलो करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें नहीं करना है। एनकरेज लिक्विड्स टू एड इन क्लियरिंग द कीटोन्स। यस, जितना हो सके उतना लिक्विड्स देना है, हाइड्रेशन देना है, कि जिससे बॉडी में से वो जो कीटोन्स है वो निकल जाए, एक्सक्रीट हो जाए, क्लियर आउट हो जाए इन फॉर्म ऑफ यूरिन।
एनकरेज रेस्ट स्पेशली इफ यूरिनरी कीटोन्स आर प्रेजेंट, हमें रेस्ट करवाना है अगर आपको लगता है कि यूरिन में कीटोन्स प्रेजेंट है, मतलब जो बॉडी है वो एनर्जी के लिए फैट ब्रेक डाउन चालू कर दिया है, तो हमें वो जो चाइल्ड है उसको रेस्ट करवाना होगा। Notify the PSCP if vomiting, fruity odor to the breath, deep rapid respiration, a decreased level of consciousness and persistent hyperglycemia occurs. Yes, हमें PSCP को नोटिफाई करना होगा अगर जो चाइल्ड है वो वॉमिटिंग कर रहा है, उसकी ब्रीथ में से फ्रूटी ओडर आ रही है, दैट इंडिकेट्स सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया। एंड डीप रैपिड रेस्पिरेशन है, दैट इज कॉस्मोस रेस्पिरेशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्रीज हो रही है, एंड परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसेमिया आ ही जा रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंकंसिस्टेंटली ज्यादा ही आ रहा है, तो ये सारी कंडीशन में हमें इन्फॉर्म करना होगा पीएससीपी को। सो दिस आर द रूल्स व्हेन द चाइल्ड इज सिक, जब वो बीमार होता है तो ये सब चीजें हमें फॉलो करनी होगी। Next is DKA. So what is DKA? DKA is another complication of diabetes. So वो क्या होता है? DKA is the complication of diabetes that develops when a severe insulin deficiency occurs. DKA एक ऐसी complication है जब severe insulin deficiency होती है तब DKA होता है। क्यों होता है? Mechanism we have already studied in the flow chart कि क्यों होता है DKA। डीके इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, डीके हो जाएगा तो वो लाइफ थ्रेटनिंग है, बिकॉज इट इज अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एंड एसिडोसिस की वजह से डेथ हो सकती है। सो डीके इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। हाइपरग्लाइसेमिया दैट प्रोग्रेसेस टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर्स। यस, डीके क्या है? एक हाइपरग्लाइसेमिया है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, एंड दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डीके डेवलप्स ओवर सेवरल आवर्स टू डे। डीके ऐसा नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट में विद इन 1 आवर डेवलप हो जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। डीके डेवलप होने में बहुत घंटे लगते हैं या फिर दिन भी लग जाते हैं, डीके डेवलप होने में, वो इमीडिएटली नहीं होता है। The blood glucose is greater than 300 mg per dl and urine and serum ketones are tests are positive. Yes, डीके कब होता है? जब 200 तक है, 200 से ज्यादा है तब हम बोलेंगे उसको हाइपरग्लाइसेमिया। बट अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 300 से भी ज्यादा है, देन उसको डीके होने का रिस्क बहुत है, एंड तब उसको हम बोलेंगे कि उसको डीके है। बट सिर्फ ब्लड शुगर इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, अलोंग विथ ब्लड शुगर ब्लड में और यूरिन में दोनों में कीटोन्स भी प्रेजेंट है, तब हम कंफर्म करेंगे कि वो पर्सन को डीकेए है। Next, the important red point that you have to remember is manifestations of DKA include signs of hyperglycemia, Cosmos respiration, एसीटोन दैट इज फ्रूटी ब्रीथ, एसीटोन ब्रीथ ओडर या फिर फ्रूटी ब्रीथ ओडर, इंक्रीजिंग लेथार्जी एंड डिक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये साइन एंड सिम्टम्स है डीके के। अगर ये साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपको समझना है कि चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डीके। विच साइन एंड सिम्टम्स? तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा मोर देन 300 mg पर डीएल, नॉट 200। 200 को सिंपली हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे। कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेंगे, फ्रूटी ब्रीथ ऑर्डर आएगी, एंड लेथार्जी भी बढ़ती रहेगी, एंड कॉन्शियसनेस भी कम होगा। तो दिस आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डीके। अगर डीके है हो गया है चाइल्ड को, तो इंटरवेंशन क्या करनी होगी हमें? तो रिस्टोर द सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेरेब्रल, कोरोनरी एंड रीनल हाइपोपरफ्यूजन। यस, ड्यू टू सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया इन डीके क्या होगा? सेरेब्रल मतलब ब्रेन, हार्ट और आईज, किडनीज तक प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। सो हमें ब्लड सर्कुलेटिंग वॉल्यूम रिस्टोर करना है, सो वी हैव टू गिव द आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स देना है कि अच्छे से ब्रेन तक, हार्ट तक एंड किडनीज तक प्रॉपर जो हाइपोपरफ्यूजन हुआ था उससे हम बचा सके, परफ्यूजन इंक्रीज कर सके। करेक्ट डिहाइड्रेशन विथ आईवी इंफ्यूजन ऑफ 0.9 और 0.45 45% सलाइन एज प्रिस्क्राइब, मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हमें देने पड़ेंगे। हाइपोटोनिक देने से क्या होगा? ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर सेल्स है, सेल्स डिहाइड्रेटेड हो गए हैं। जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है सेल्स डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। सो जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस देंगे, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है,
सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस देंगे तो यहाँ से फ्लूइड शिफ्ट होकर सेल्स में चला जाएगा। सो जो सारे सेल्स डिहाइड्रेटेड हो गए थे उनको फ्लूइड मिल जाएगा। सो आइसोटोनिक भी दे सकते हो या फिर हाइपोटोनिक भी दे सकते हो, बिकॉज सेल्स में यहाँ पर पानी ज्यादा है, सो कॉन्सेंट्रेशन कम है यहाँ पर, एंड यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सो ऑलवेज लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लूइड मूव करेगा। करेक्ट हाइपरग्लाइसीमिया विथ आईवी रेगुलर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन एज प्रिस्क्राइब। यस, जो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है उसको भी हमें ट्रीट करना होगा। सो आईवी इंसुलिन, जो इंसुलिन है उसको एडमिनिस्टर करके आप ट्रीट कर सकते हो। मॉनिटर वाइटल साइंस, यूरिन आउटपुट एंड मेंटल स्टेटस वेरी क्लोजली, बिकॉज यू वाइटल साइंस भी ऑल्टर हो जाएंगे, यूरिन आउटपुट भी चेंज हो सकता है एंड मेंटल स्टेटस भी डिटेरियोरेट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली मेंटेन करनी होगी, मॉनिटर करनी होगी। करेक्ट एसिडोसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस एज प्रिस्क्राइब। जो एसिडोसिस हुआ है उसको करेक्ट करना होगा एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जो हुआ है उसको भी करेक्ट करना होगा। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब, बिकॉज एसिडोसिस में कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन होता है, सो वो ठीक करने के लिए हमें ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रीक्वेंटली। आप इंसुलिन दे रहे हो तो ऐसा ना हो जाए कि सीवियरली डाउन हो जाए, सडनली डाउन हो जाए। ऑलवेज डीके में क्या होता है, इंसुलिन के साथ साथ हमें डेक्सट्रोज भी देना पड़ता है, तो सडन शिफ्ट ना हो जाए। अगर सडनली ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगा तो सेरेब्रल एडिमा हो सकता है। तो टू प्रिवेंट दैट, इंसुलिन के साथ साथ हमें डेक्सट्रोज भी देना पड़ेगा एंड ग्लूकोज भी फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। Monitor potassium level closely, because when the child receives insulin to reduce the blood glucose level, the serum potassium level changes. Yes, हम क्या करते हैं, जैसे ही इंसुलिन देंगे, इंसुलिन क्या करेगा, ये सेल है और यहाँ पर हम इंसुलिन दे रहे हैं एंड ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। सो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बाइंड करके सेल के अंदर डाल देगा, बट अलोंग विथ ग्लूकोज पोटेशियम भी इंसुलिन के साथ बाइंड होके अंदर चला जाएगा। सो उसकी वजह से ब्लड के अंदर पोटेशियम कम हो जाएगा एंड हमें पोटेशियम देना पड़ेगा। इफ द पोटेशियम लेवल डिक्रीजेस, पोटेशियम रिप्लेसमेंट में बी नेसेसरी। अगर पोटेशियम लेवल ब्लड के अंदर कम हो गया तो हमें बाहर से पोटेशियम देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? क्या होता है जब भी आप ब्लड के अंदर, दिस इज द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी बहुत ज्यादा है एंड एसिडोसिस हुआ है, तो पोटेशियम भी ज्यादा होगा, यहाँ पर पोटेशियम भी ज्यादा होगा। जैसे ही हम एज अ ट्रीटमेंट इंसुलिन देंगे यहाँ से, सो इंसुलिन क्या करेगा, यहाँ पर सेल्स है, दिस आर द सेल्स, ये सेल्स है, तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को तो सेल्स के अंदर डाल देगा ब्लड वेसल्स में से, बट उसके साथ साथ पोटेशियम को भी वहां पर डाल देगा। सो ब्लड के अंदर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। सो हाइपोकैलेमिया ट्रीट करने के लिए हमें पोटेशियम देना पड़ेगा। सो पोटेशियम रिप्लेसमेंट मे बी रिक्वायर्ड, उसको ही जरूरत पड़ेगी। The child needs to be voiding adequately before administering potassium. Yes, potassium देने से पहले we have to be very sure कि उसकी किडनी properly काम कर रही है, वो अच्छे से void कर पा रहा है। If the child does not have an adequate output, hyperkalemia may result. अगर उसकी किडनीज ही proper eliminate नहीं कर पाएगी यूरिन, तो आप ज्यादा पोटेशियम दे दोगे तो किडनीज निकल नहीं पा रही है एक्सेस, तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है। सो बी वेरी श्योर कि जब भी आप पोटेशियम दे रहे हो तो उसकी किडनीज हेल्दी होनी चाहिए। मॉनिटर द चाइल्ड क्लोजली फॉर द साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। ऐसा ना हो जाए कि आप फ्लूइड दे रहे हो तो फ्लूइड ओवरलोड भी हो जाए, वो भी ध्यान रखना है हमें। IV डेक्सट्रोज इज एडेड एज प्रिस्क्राइब व्हेन द ब्लड ग्लूकोज रीचेस एन अप्रोप्रिएट लेवल। यस, अब हमें लगता है कि ब्लड ग्लूकोज बैलेंस हो गया है तो IV डेक्सट्रोज भी देना पड़ेगा अलोंग विथ इंसुलिन। सो दोनों साथ में देने से एक बैलेंस रहेगा, सडनली हाइपोग्लाइसेमिया ना हो जाए, बिकॉज उसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा हो सकता है। ट्रीट द कॉज ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, वो कॉज भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये चाइल्ड को हाइपरग्लाइसेमिया हुआ क्यों। हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से वो बहुत सीवियर हो गया, 300 के ऊपर चला गया, तभी वो बेबी को डीके हुआ। सो वो कॉज भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा, ट्रीट करना होगा। Okay, this is the end of chapter. Let's do a quick revision what we have seen in today's lecture. उसके बाद we will start the next chapter, that is chapter 34. So आज हमने क्या देखा इसमें देख लेते हैं। टुडे वी हैव सीन चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या है वो हमने देखा, और ओबेसिटी की वजह से क्या इफेक्ट्स होते हैं वो हमने देखा। एंड लास्ट कंडीशन जो हमने देखी दैट इज डायबिटीज मेलिटस।
डायबिटीज मेलिटस कैसे कैसे होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी हमने स्टडी की कि डायबिटीज की वजह से डीके कैसे होता है। उसके टाइप्स देखे, टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज क्या है, वो हमने स्टडी किया। टाइप 1 मतलब इंसुलिन है ही नहीं, एंड टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है। देन तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम चाइल्डहुड डायबिटीज, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वो हमने देखा कि प्रॉपर हेल्दी फूड देके, एक्सरसाइज एक्टिविटी करवा कर, या वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई करके। फिर हमने उसके असेसमेंट फाइंडिंग्स देखे कि डायबिटीज के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ड्यू टू डायबिटीज, एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है डायबिटीज की। तो हाइपो एंड हाइपर बोथ आर द कॉम्प्लिकेशंस, एंड थ्री मेन कॉम्प्लिकेशंस आर हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया एंड डीकेए। रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी डायबिटिक चाइल्ड होगा उसको आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो डायबिटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर जो भी डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उसको डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज का ध्यान रखना पड़ेगा, इंसुलिन का ध्यान रखना पड़ेगा, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कैसे करना है वो हमें देखना पड़ेगा, प्रॉपर केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा। देन यूरिन टेस्टिंग कैसे करना है वो हमने देखा था। एंड यूरिन टेस्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लिए नहीं किया जाता है, यूरिन टेस्टिंग ग्लूकोज के लिए नहीं किया जाता है, बिकॉज ग्लूकोज के लिए ब्लड टेस्ट इज एक्यूरेट। यूरिन टेस्टिंग हम कीटोन्स के लिए करते हैं, जब एक्सेसिव ज्यादा आ रहा है, ब्लड ग्लूकोज 200 से भी ज्यादा आता है, तो डॉक्टर बोलेंगे कि एक बार यूरिन चेक करके देख लो अंदर कीटोन्स है या नहीं। तो कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेशन स्टडी की डायबिटीज की। सो फर्स्ट हमने देखा हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे, एंड उसकी इंटरवेंशंस देखी। जब भी हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो क्या आप इमीडिएट फूड आइटम्स दे सकते हो, इन हाइपोग्लाइसेमिया में आप कैसे इंटरवेंशंस दोगे। उसके बाद हमने देखा हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 200 mg पर डी है। उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे जो सिमिलर टू डायबिटीज है। डायबिटीज सिंपली मीन्स ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है, बट हाइपर मतलब और ज्यादा है। उसके इंटरवेंशन हमने देखे, एंड सिक डे रूल्स, अगर बेबी बीमार है, चाइल्ड बीमार है, तब उसको कैसे इंटरवेन करना है वो हमने देखा। नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस देखा। डीके क्या है, जब एक्सेसिव इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से बॉडी में फैट ब्रेकडाउन की वजह से कीटोन अक्यूमुलेट हो जाते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने के लिए ये दो चीजें होनी चाहिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 300 mg पर डीएल होना चाहिए, एंड यूरिन में भी कीटोन्स, एंड सीरम में भी, ब्लड में भी कीटोन्स प्रेजेंट होने चाहिए। उसके साइन एंड सिम्टम्स देखिए, विच आर रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर द साइंस ऑफ डीके। Cosmos respiration, hyperglycemia, then acetone breath odor, lethargy, increased lethargy and decreased level of consciousness is are the sign and symptoms. हमने उसकी इंटरवेंशन देखी कि हमें आईवी फ्लूइड देना है, ब्लड ग्लूकोज कम करना है तो उसके लिए आप इंसुलिन दोगे, बट बहुत ज्यादा कम ना हो जाए, उसके साथ साथ आपको डेक्सट्रोज भी देना पड़ेगा। इंसुलिन देने की वजह से पोटेशियम भी कम हो जाता है, तो हमें पोटेशियम भी देना पड़ेगा। एंड मेक श्योर कि आप आईवी फ्लूइड दे रहे हो तो फ्लूइड ओवरलोड भी ना हो जाए, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड पोटेशियम देने के पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उसकी किडनीज हेल्दी है, प्रॉपरली वो यूरिन आउटपुट दे रही है। Okay, now let's take a short break. After that, we will start new chapter, that is chapter 34, GI problems. Concept of this chapter is elimination and nutrition. GI system में always elimination properly होना चाहिए, and nutrition is our priority. So let's study the first disease condition, that is vomiting. What is vomiting? So uh, the priority concern when the child is vomiting are the risk of dehydration, the loss of fluid and electrolyte, and development of metabolic alkalosis. Yes, vomiting होना मतलब जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो रीगर्जिटेट होके बाहर आ रहा है। तो जब भी वॉमिटिंग होती है चाइल्ड को, मेन हमारे कंसर्न्स क्या है, उसको किसका रिस्क होता है, डिहाइड्रेशन का रिस्क हो जाएगा, फ्लूइड लॉस होने का रिस्क हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होने का रिस्क बढ़ जाता है, एंड वॉमिटिंग की वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है, बिकॉज जो स्टमक एसिड है वो निकल जा रहा है, सो बॉडी में सिर्फ बेस रहेगा, एंड उसकी वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। Additional priority concerns include aspiration and development of atelectasis और pneumonia. Yes, ये तो हमारे कंसर्न्स थे, बट उसके सिवाय दूसरे कंसर्न्स क्या है, अगर वॉमिटिंग होगी और गलती से
एस्पिरेशन हो गया तो एस्पिरेशन एक रिस्क है, एंड एस्पिरेशन की वजह से एटिलेक्टेसिस हो सकता है, न्यूमोनिया भी हो सकता है. सो दिस आर आल्सो अ कंसर्न. कॉजेस ऑफ वॉमिटिंग इंक्लूड एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज, increased ICP, toxic ingestions, food intolerance, mechanical obstructions of the GI tract, metabolic disorders and साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स. यस, वॉमिटिंग क्यों होती है? सो उसके रीजंस है. अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, उसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया है, कुछ टॉक्सिक फूड इंजेस्ट कर लिया है, कोई फूड उसको एलर्जी है, इंटॉलरेंस है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे रास्ता ही बंद है, देन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, या फिर कोई साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स है. फूड साइकोजेनिक डिसऑर्डर्स मतलब जो हमने देखा था, फूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स है, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है. व्हाट आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स? अगर वॉमिटिंग होती है तो हमें क्या असेस करना होगा? कैरेक्टर ऑफ वॉमिटस, जो भी वॉमिटस है वो कैसा है, उसका कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा. साइंस ऑफ एस्पिरेशन हमें चेक करनी पड़ेगी कि चाइल्ड वॉमिट कर रहा है तो एस्पिरेट तो नहीं हो गया है. प्रेजेंस ऑफ पेन एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, वॉमिटिंग हो रही है तो उसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा. साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस चेक करना पड़ेगा. साइंस ऑफ मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस भी हमें चेक करना ही पड़ेगा. दैट इज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग. ओके, जब वॉमिटिंग होगी तो इंटरवेंशंस क्या करने होंगे? सो लेट्स सी द क्लिनिकल जजमेंट बॉक्स. A child who has gastroenteritis has experienced several episodes of diarrhea, developed fluid and electrolyte imbalance, and is lethargic. The child suddenly vomits. The nurse would take the following actions to prevent the aspiration. One child is admitted into the hospital. Child is suffering from gastroenteritis and उसको डायरिया के several episodes हुए थे, एंड उसको ऑलरेडी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया था, वो लेथार्जिक भी था, एंड सडनली चाइल्ड ने वॉमिट कर दी. सो बीइंग अ नर्स, हमें एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे? सो मेंटेन अ पेटेंट एयरवे, एयरवे प्रॉपरली मेंटेन करना है. टर्न द चाइल्ड ऑन द साइड और सिट द चाइल्ड अपराइट. अगर चाइल्ड सुपाइन पोजीशन में है तो सडनली उसको एक साइड पर टर्न कर दो या फिर उसको अपराइट पोजीशन में बिठा दो. ask another healthcare team member to obtain a suction equipment. Yes, कोई अदर नर्स पर्सन या कोई भी हेल्थ केयर मेंबर को आपको इन्फॉर्म करना है, उनको बोलना है कि इमीडिएटली सक्शन इक्विपमेंट लेके आए. चेक रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड लंग साउंड. लंग साउंड से आपको पता चल जाएगा कि एस्पिरेट हुआ है या नहीं. रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करो. चेक द कैरेक्टर एंड अमाउंट ऑफ वॉमिटस, कैसी वॉमिट है वो चेक करनी ही पड़ेगी, कितना अमाउंट है वो चेक करना पड़ेगा. डॉक्यूमेंट द एपिसोड इंक्लूडिंग असेसमेंट फाइंडिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉमिटस. यस, ये सारा जो चाइल्ड को अचानक से वॉमिट हुई, आपने क्या असेसमेंट, आपने क्या चेंजेस नोट किए, कितना कितने अमाउंट ऑफ वॉमिटस था, कितना, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉमिटस, वो सब आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा. एंड नोटिफाई द पीएचसीपी इफ एस्पिरेशन इज सस्पेक्टेड. आपने सब असेसमेंट किया और आपको लगता है क्रैकल साउंड सुनाई दे रहे हैं, एंड यू फाउंड आउट दैट देयर इज अ एस्पिरेशन, so immediately you have to notify the PHCP. Next interventions will be maintain patent airway, position the child on the side to prevent aspiration, monitor the character and amount and frequency of vomiting. कितनी बार हो रही है उसको वो भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा. Assess the force of vomiting. Projectile vomiting may indicate pyloric stenosis and increase ICP. Yes, कैसी हो रही है, वॉमिटिंग का फोर्स कैसा है. अगर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है तो वो दो कंडीशन में ही होती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में एंड इंक्रीज आईसीपी में. सो अगर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, सो यू हैव टू इमीडिएटली थिंक कि जो चाइल्ड है उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस है या फिर इंक्रीज आईसीपी हो गया है. मॉनिटर स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट. मॉनिटर फॉर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन कैसे पता चलेगा? सो जो इंटीरियर फोंटानेल है वो संकन हो जाएगा, बट इट इज एज अप्रोप्रिएट. चाइल्ड में, इन्फेंसी में, जब तक एंटीरियर फोंटानेल ओपन है तभी वो एंटीरियर फोंटानेल संकन हो सकता है. आफ्टर 1.5 years ऑफ एज एंटीरियर फोंटानेल क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद संकन नहीं देखने को मिलेगा. सो इट इज एज अप्रोप्रिएट. नॉन इलास्टिक स्किन टर्गर. स्किन टर्गर पुअर हो जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएगी, टीयर प्रोडक्शन कम हो जाएगा. वाइटल साइंस में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, लाइक टेकिपनिया, टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, वो सब देखने को मिलेगा. एंड ओलिग्यूरिया भी हो सकता है. मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करने पड़ेंगे आपको. Provide ORS therapy as tolerated and as prescribed. Begin feeding slowly with small amount of fluid at frequent intervals. Yes, अगर dehydration है
सो वी हैव टू प्रोवाइड ओआरएस थेरापी, जितना टॉलरेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू दैट। धीरे धीरे हमें फीडिंग स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में सिर्फ फ्लूइड देना है, एंड वो भी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर देना है। एडमिनिस्टर एंटी एमेटिक्स एज प्रिस्क्राइब टू स्टॉप द वॉमिटिंग। असेस फॉर एब्डोमिनल पेन और डायरिया, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए आप एब्डोमिनल पेन डायरिया के लिए असेसमेंट करोगे। एडवाइज द पेरेंट्स टू इन्फॉर्म द पीएचसीपी इफ साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, ब्लड इन वॉमिटस, फोर्सफुल वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन इज प्रेजेंट। हमें पेरेंट्स को सिखाना होगा कि अगर चाइल्ड को डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स है, या फिर वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, फोर्सफुल वॉमिटिंग हो रही है, दैट इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, या फिर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो वो सारी कंडीशंस में इमीडिएटली पीएचसीपी को इन्फॉर्म करने के लिए हमें पेरेंट्स को समझाना होगा। नेक्स्ट कंडीशन दैट इज डायरिया। So acute diarrhea is a cause of dehydration, particularly in the children younger than 5 years. Yes, जो 5 years से छोटे बच्चे हैं उनमें डिहाइड्रेशन का मेन कॉज क्या है? दैट इज द डायरिया। एक्यूट डायरिया की वजह से 5 साल के छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है। कॉजेस ऑफ एक्यूट डायरिया इंक्लूड एक्यूट इन्फेक्शन, infectious disorder of GI tract, antibiotic therapy, rotavirus and parasitic infestation. Yes, एक्यूट डायरिया क्यों होता है? तो कोई इंफेक्शियस डिजीज हुआ है जीआई ट्रैक्ट का, कोई एंटीबायोटिक थेरापी चल रही है, रोटा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो गया है, जो छोटे बच्चों के इंटेस्टाइन में जो पैरासाइट्स होते हैं वो हो गए हैं, तो उसकी वजह से एक्यूट डायरिया हो सकता है। कॉजेस ऑफ क्रोनिक डायरिया, क्रोनिक मतलब बहुत टाइम से परसिस्टेंटली चल रहे हैं, एक्यूट इज फॉर शॉर्ट पीरियड, क्रोनिक इज फॉर लॉन्ग पीरियड। सो क्रोनिक डायरिया के कॉजेस क्या है? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स है, जो सीलियाक डिजीज है, वैसे सारे डिजीज है जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वाले डिजीज है, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज है, इम्यूनोडेफिशिएंसीज है, या फिर फूड इंटॉलरेंसेस है, एंड कोई नॉन स्पेसिफिक फैक्टर। ऐसी कंडीशन में उसको क्रोनिक डायरिया होगा। मतलब एक्यूट डायरिया में क्या होता है कि अचानक से एक डायरिया के एपिसोड्स आएंगे, मेडिसिन देके वो ठीक हो जाएंगे। बट अगर कोई चाइल्ड माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से, आईबीडी से सफर कर रहा है, तो जितनी भी बार वो फूड कंज्यूम करेगा उतनी बार उसको डायरिया होगा, इवन दो द चाइल्ड इज टेकिंग द मेडिसिन। नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से वो गलती से खा लेगा, फिर से उसको ये देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज द क्रोनिक डायरिया। rotavirus is a cause of serious gastroenteritis and is a nosocomial, that is hospital acquired pathogen, that is most severe in children 3 to 24 months old। रोटावायरस इन्फेक्शन है वो बहुत सीरियस गैस्ट्रो एंटेराइटिस इन्फेक्शन है, जीआई ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, एंड दैट इज नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, मतलब हॉस्पिटल में से होता है बेबीज को। एंड कौन से बेबीज को होता है? 3 to 24 months की एज वाले जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। Children younger than 3 years have some protection because of maternally acquired antibodies. Yes, जो 3 महीने से छोटे बेबीज होते हैं उनको नहीं होता है रोटा वायरस इन्फेक्शन। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी उनको मदर में से इम्यूनिटी मिली हुई होती है। सो टेम्पररी पीरियड के लिए 3 मंथ तक उनके पास इम्यूनिटी होती है। आफ्टर 3 मंथ्स वो इम्यूनिटी लॉस्ट हो जाती है। इन 3 to 24 months में कभी भी उनको रोटा वायरस इन्फेक्शन हो सकता है। Next is very important point that you have to remember is many conditions can cause vomiting or diarrhea, such as but not limited to viral gastroenteritis, group B, hemolytic streptococcal pharyngitis, food allergies and foodborne illness. Yes, बहुत सारी कंडीशन है जिसकी वजह से वॉमिटिंग एंड डायरिया हो सकता है। देर आर लिस्ट ऑफ कंडीशन बट इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली दिस कंडीशन, इससे भी ज्यादा हो सकती है। द एग्जाम्पल्स आर वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस ग्रुप बी, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस है, फूड एलर्जीज है, या कोई फूड बॉर्न इलनेस है तो उसकी वजह से हो सकता है। असेसमेंट, अगर डायरिया है तो आपको क्या साइन एंड सिम्टम्स या क्या असेसमेंट करना है? सो कैरेक्टर ऑफ स्टूल, स्टूल कैसा है वो चेक करना है। प्रेजेंस ऑफ पेन एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग विच इंडिकेट इन्फेक्शन, तो वो आप चेक करोगे। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आप चेक करोगे। एंड साइंस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वॉमिटिंग की वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है, एंड डायरिया की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, बिकॉज जो बाइल है, जो पेंक्रियाटिक जूसेस है, वो स्टमक के बाद सिक्रीट होते हैं, एंड दे आर अल्कलाइन इन नेचर, दे आर बेसिक, एंड वो अगर एलिमिनेट हो जाएंगे तो बॉडी में सिर्फ एसिड बचेगा, एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है।
ओके, सो द सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट जो इंटेस्टिनल फ्लूइड्स होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, एंड वो निकलने की वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, बॉडी में एसिड रह जाता है। अगर डायरिया होगा तो इंटरवेंशन आप क्या करोगे? सो द इंटरवेंशन आर: मॉनिटर द कैरेक्टर, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया। कितना, कैसा कैरेक्टर है, कौन सा कलर है, कितना अमाउंट है, कितनी बार हो रहे हैं डायरिया, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। Provide enteric isolation as required. Instruct the parents in effective hand washing technique. Children need to be taught this technique also. Yes, हमें एंटेरिक प्रिकॉशंस लेने होंगे, एंटेरिक आइसोलेशन करना होगा। अगर आपको लगता है कि उसको रोटावायरस, सी डेफिसाइल वायरस और नोरोवायरस से इन्फेक्शन हुआ है, सो उसमें आपको एंटेरिक प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे। सो अगर आपको लगता है कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट, तो आपको एंटेरिक आइसोलेशन भी करना पड़ेगा। पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा इफेक्टिव हैंड वॉशिंग, एंड अलोंग विद पेरेंट्स चिल्ड्रन को भी सिखाना पड़ेगा कि ये टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी है हैंड वॉशिंग, इफेक्टिव हैंड वॉशिंग। मॉनिटर स्किन इंटीग्रिटी बिकॉज डिहाइड्रेशन होता है। मॉनिटर स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट, कि हम प्रॉपरली इवेल्युएट कर पाए। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट लेवल, डिहाइड्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो वो भी चेक करने पड़ेंगे। मॉनिटर फॉर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन, सारे डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स चेक करेंगे। एक ही चीज वो लोग रिपीट कर रहे हैं। फॉर माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन, हमने ऑलरेडी स्टडी कर दिया था, माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन होता है, सो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? ओरल ओआरएस थेरेपी देंगे। अगर ओआरएस थेरेपी से नहीं होता है, देन हम लाइक उसको आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा। बट मेक श्योर कि गैस प्रोड्यूसिंग, हाई शुगर वाले फ्लूइड, एप्पल जूस, वो सब ना दे। एंड अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, उसको एनपीओ करना पड़ेगा। एंड ओनली सिर्फ आईवी रूट से ही आपको रिहाइड्रेशन करना पड़ेगा, सिर्फ आईवी रूट से ही फ्लूइड देना पड़ेगा। एंड मेक श्योर, अगर आपको लगता है कि पोटेशियम भी कम हो गया था, तो पोटेशियम एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, बट फर्स्ट रीनल फंक्शन चेक करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट द पोटेशियम। फिर से कब स्टार्ट करोगे? नॉर्मल डाइट, फ्लूइड, फूड सब कैसे स्टार्ट करोगे? एनपीओ कब ब्रेक करोगे? जब आपको लगता है कि रिहाइड्रेशन हो गया है, तब फिर से ओरल फ्लूइड स्टार्ट कर सकते हो। सो ये चीज कॉमन है, ये याद रखना है कि जब भी माइल्ड डिहाइड्रेशन होता है तो ओरली एंड आईवी दोनों कर सकते हो, सीवियर है तो सिर्फ आईवी, नो ओरल, एनपीओ। Next is really important point that you have to remember is the major concern when the child is having diarrhea are the risk of dehydration, the loss of fluid and electrolytes, and the development of metabolic acidosis. Orthostatic vital signs are helpful in assessing the hydration status. जब भी child को डायरिया हो जाता है, तो हमारा मेन कंसर्न क्या है? डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये तीन हमारे मेन कंसर्न है। आपको कैसे पता चलेगा कि उसका हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है, डिहाइड्रेटेड तो नहीं हो गया है? सो ऑर्थोस्टेटिक वाइटल साइंस चेंज हो जाएंगे। जैसे ही पोजीशन चेंज होगी, वाइटल साइंस चेंज होने लगेंगे। सो उससे आपको पता चल जाएगा कि यस, द चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग डिहाइड्रेशन। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट कंडीशन दैट इज क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट क्या है? देयर इज एन ओपनिंग, अगर लिप में ओपनिंग है ईदर साइड, एक साइड या दोनों साइड, सो दैट इज कॉल्ड एज क्लेफ्ट लिप। अगर पैलेट में, हार्ड पैलेट में अगर ओपनिंग है, फीचर है, दैट इज कॉल्ड एज क्लेफ्ट पैलेट। So cleft lip and cleft palate are congenital anomalies that occur as a result of failure of soft tissue। एक क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट है, वो एक कंजेनाइटल एनोमलीज है। क्यों? बिकॉज जो सॉफ्ट टिश्यूज है of the or the bony structures to fuse during embryonic development। yes, जो सॉफ्ट टिश्यूज है लिप्स के, या जो हार्ड पैलेट का बोनी स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो रहा था, फ्यूज नहीं हुआ ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। जब वो मदर की वूम में था, तब ये जो लिप है वो प्रॉपर क्लोज नहीं हुआ, जो बोनी प्रोमिनेंस है, बोनी स्ट्रक्चर है, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ, उसकी वजह से क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट हुआ। The defects involve abnormal opening in the lip and or palate that may occur unilaterally or bilaterally and are readily apparent at birth। yes, ये जो डिफेक्ट है उसमें क्या होता है? एबनॉर्मल ओपनिंग होता है लिप में और पैलेट में, या फिर दोनों में। देर इज एंड और एंड मतलब दोनों, और मतलब कोई एक, कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है।
यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल, मतलब दोनों साइड भी हो सकता है। एंड जब वो बेबी बॉर्न होगा तब आपको दिखेगा, इट इज अपेरेंट, प्रेजेंट होगा बर्थ के वक्त भी। ऐसा नहीं कि बॉर्न होते वक्त क्लोज हो जाता है, ऐसा नहीं है। द कॉजेस इंक्लूड हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यस, हेरिडिटरी में भी हो सकता है क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स? सो एक्सपोजर टू रेडिएशन और रूबेला वायरस, अगर रेडिएशन के एक्सपोजर में आएगी मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रूबेला वायरस से इन्फेक्शन होगा तो भी हो सकता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटीज की वजह से भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। मैटरनल स्मोकिंग की वजह से भी क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। टेरेटोजेनिक फैक्टर्स सच एज मेडिकेशंस टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई ऐसी मेडिसिन भी है जो टेरेटोजेनिक थी, बेबी के लिए हार्मफुल थी, तो उसकी वजह से भी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट हो सकता है। Prenatal dietary supplementation of folic acid is important to decrease the risk of cleft lip and palate. Yes, हमें पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन से क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट तो आप प्रिवेंट कर पाओगे, अलोंग विद दैट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी प्रिवेंट कर पाओगे। सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। Closure of cleft lip defect precedes closure of cleft palate and is usually performed by age 3 to 6 months. Yes, अगर कोई चाइल्ड है जिसको क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट दोनों है, तो आपको क्या करना होगा? पहले उसका क्लेफ्ट लिप का क्लोजर होता है, उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट का क्लोजर होता है। एंड क्लेफ्ट लिप का क्लोजर कब किया जाता है? उसकी सर्जरी, वो सर्जरी करके ही रिपेयर किया जा सकता है, वो मेडिसिन दे के या नेचुरली रिपेयर नहीं हो सकता। तो उसकी सर्जरी कब की जाती है? जब वो चाइल्ड है वो 3 महीने से 6 महीने तक का हो जाए तभी की जाती है। बिफोर 3 मंथ्स ऑफ एज नहीं कर सकते हैं हम, आफ्टर 3 मंथ्स to 6 मंथ्स में कभी भी कर सकते हैं। तो फिर क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी कब करेंगे? फर्स्ट सर्जरी क्लेफ्ट लिप की करनी है, सेकेंड सर्जरी क्लेफ्ट पैलेट की करनी है। तो वो कब करनी है? इट इज यूजुअली अराउंड 1 ईयर ऑफ एज, जब चाइल्ड 1 ईयर का हो जाता है तब करनी पड़ती है, following the successful repair of cleft lip if present. This allows for the palatal changes that occurs with normal growth. A cleft palate is closed as early as possible to facilitate the speech development. Yes, पहले अगर सक्सेसफुल क्लेफ्ट लिप था और वो सक्सेसफुली सर्जरी करके रिपेयर हो गया है, देन जो चाइल्ड 1 ईयर का हो जाएगा तब उसकी क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी की जाती है। बिकॉज जब चाइल्ड ग्रो होता है सब पैलेट में चेंजेस होता है। एंड जितना हो सके उतना जल्दी, मतलब 1 साल में कर ही दो, जितना आप डिले करोगे उसको बोलने में भी, स्पीच डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होगा। तो जितना हो सके उतना एज अर्ली एज पॉसिबल क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी की जाती है। The child with cleft palate is at risk for developing frequent otitis media. This can result in hearing loss. Yes, अगर जो चाइल्ड है जिसको क्लेफ्ट पैलेट है उसको फ्रीक्वेंटली ओटाइटिस मीडिया होने का रिस्क है, और उसकी वजह से अगर फ्रीक्वेंट ओटाइटिस मीडिया होगा तो उसकी वजह से उसको हियरिंग लॉस भी हो सकता है। An interprofessional team approach including audiologists, orthodontists, plastic surgeons, and occupational and speech therapists is taken to address the many needs of the child. Yes, जो भी चाइल्ड को क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट है तो उसमें इंटर प्रोफेशनल टीम की जरूरत पड़ेगी। कौन से ईयर प्रॉब्लम के लिए ऑडियोलॉजिस्ट, देन ऑर्थोडोंटिस्ट टीथ के लिए, प्लास्टिक सर्जन बिकॉज ये रिपेयर करना है बाहर से फेस का, ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरापिस्ट बोलने में भी प्रॉब्लम होता है, तो ये सारे लोगों को मिलकर चाइल्ड की नीड फुलफिल करनी है। Let's see the assessment finding. You can see in the image. You can see here. इमेज में दिख रहा है आपको। फर्स्ट फिगर है दैट इज ओनली क्लेफ्ट लिप। यहाँ पर आप देख सकते हो पैलेट एकदम इंटेक्ट है, तो सिर्फ यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है एंड पैलेट भी है, पैलेट में भी फीचर दिख रहा है। दिस इज बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। लिप में तो क्लेफ्ट है बट पैलेट में भी क्लेफ्ट है। और यहाँ पर आपको दिखेगा सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट, पैलेट में यूनिलेटरल बाइलेटरल अगर एक ही है तो पता नहीं चलेगा। सो यहाँ पर सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट है, नॉट लीप, लीप एकदम इंटेक्ट है। Yes. So these are the images and let's see the other assessment findings. Cleft lip. Okay. Sorry. Cleft lip can range from slight notch
टू कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम द फ्लोर ऑफ नोज। यस, क्लेफ्ट लिप में क्या होता है, सिर्फ स्लाइट, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द नोज, ऐसे नोज है चाइल्ड का, ये नोज है, यहाँ से लिप है, दिस इज द लिप। सो सिर्फ इतना स्लाइट कट भी हो सकता है, या फिर पूरा नोज से, नोज की बेस से लेके पूरा भी कट हो सकता है। सो सिर्फ स्लाइट नॉच भी हो सकता है, या पूरा नोज के फ्लोर से भी कट हो सकता है। एंड क्लेफ्ट पैलेट कैन इंक्लूड द नेजल डिस्टॉर्शन, मिड लाइन और बाइलेटरल क्लेफ्ट एंड वेरिएबल एक्सटेंशन फ्रॉम द uvula एंड सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट। जो क्लेफ्ट पैलेट होता है उसकी वजह से नेजल डिस्टॉर्शन भी हो सकता है, नोज भी अंदर से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। और वो जो क्लेफ्ट पैलेट होता है वो सेंटर में भी होता है, जो हमने लास्ट फिगर देखी थी सिर्फ एक सेंटर में बड़ा पैलेट था, होल था, फीचर था। तो सेंटर भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है। एंड एक्सटेंशन उसका डिपेंड करता है, ऊला से लेके पीछे तक से लेके बीच के जो सॉफ्ट टिश्यू से लेके पूरा आगे तक, उतना बड़ा भी होल हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स, पूरा भी इन्वॉल्व हो सकता है, उतने एक्सटेंशन का उतना बड़ा भी हो सकता है क्लेफ्ट। अब अगर क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लीप है तो इंटरवेंशन क्या करने हैं। सर्जरी तो हमें पता है कि वी कैन ओनली डू सर्जरी, बट अलोंग विथ सर्जरी दूसरे कौन से इंटरवेंशन करने होंगे। सो असेस द एबिलिटी टू सक, swallow, हैंडल नॉर्मल सिक्रेशंस एंड ब्रीथ विदाउट डिस्ट्रेस। यस, हमें असेसमेंट करना है कि बेबी अच्छे से सक कर पा रहा है, स्वेलो कर पा रहा है, एंड जो भी नॉर्मल सिक्रेशंस है लाइक सलाइवरी सिक्रेशंस ऐसे इजीली स्वेलो कर पा रहा है विदाउट एंड ब्रीथ विदाउट डिस्ट्रेस, वो अच्छे से सांस ले पा रहा है। बिकॉज अगर गलती से विंड पाइप में चला गया तो प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रैकिया में चला गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो वो प्रॉपरली मैनेज कर पा रहा है कि नहीं, वो हमें असेस करना है। असेस फ्लूइड एंड कैलोरी इनटेक डेली, वो कितना फ्लूइड ले रहा है, कितना फूड ले रहा है, मदर का ब्रेस्ट फीडिंग कितना कैलोरी इनटेक है, वो हमें असेस करना होगा। मॉनिटर डेली वेट करना पड़ेगा। मॉडिफाई फीडिंग टेक्निक्स, प्लान टू यूज स्पेशलाइज्ड फीडिंग टेक्निक्स, ऑब्ट्यूरेटर्स एंड स्पेशलाइज्ड निपल्स एंड फीडर्स। यस, हमें मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। ऐसी डिफरेंट मेथड टेक्नोलॉजीज वाले आप ऑब्ट्यूरेटर्स यूज कर सकते हो, स्पेशल निपल्स यूज कर सकते हो, फीडर्स यूज कर सकते हो, कि जिससे जो क्लेफ्ट लिप है, बेबी को फीडिंग में प्रॉब्लम होगा अगर क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट होगा, तो आप ये स्पेशल डिवाइसेस यूज कर सकते हो कि जिससे आप प्रॉपरली बेबी को फीड कर पाओ। Hold the infant in an upright position and direct the formula to the side and the back of the mouth to prevent aspiration. Yes, अभी वो बेबी अच्छे से सक नहीं कर पाएगा, स्वालो नहीं कर पाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, बेबी को ऐसे हाथ में रखना है, बट जितना हो सके उतना सुपाइन पोजीशन नहीं, ऐसे थोड़ी अपराइट पोजीशन देनी है। एंड डायरेक्टली आपको माउथ में पोर करना है। कहाँ पर पोर करना है, टू द साइड। अगर यहाँ पर क्लेफ्ट लिप है तो साइड में पोर करो, सेंटर में मत पोर करो, साइड में आप पोर कर सकते हो। एंड द बैक ऑफ द माउथ, जितना हो सके उतने पीछे की साइड ऐसे पोर करना है कि एस्पिरेट ना हो। जितना सीधा, अगर आप सेंटर में ही क्लेफ्ट लिप पर ही अगर गलती से पोर कर दोगे तो डायरेक्टली वो एस्पिरेट हो जाएगा। सो बी वेरी श्योर, आपको कैसे खिलाना है उसको, जितना हो सके उतनी अपराइट पोजिशन में साइड एंड बैक ऑफ द माउथ में पोर करना है कि एस्पिरेट ना हो जाए। फीड स्मॉल अमाउंट ग्रेजुअली एंड बर्प फ्रीक्वेंटली, थोड़ा थोड़ा उसको मिल्क पिलाओ एंड देन फ्रीक्वेंटली उसको बर्प करो कि एस्पिरेट ना हो जाए। कीप सक्शन इक्विपमेंट एंड बल्ब सिरिंज एट द बेड साइड। यस, सक्शन इक्विपमेंट, जो बल्ब सिरिंज है जिससे हम माउथ एंड नोज क्लीन करते थे, वो बेड साइड पर ही रखो। आपको लगता है कि सिक्रेशन ज्यादा हो गए हैं, बेबी क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो इमीडिएटली क्लियर करने में हेल्प रहेगी। टीच द पेरेंट्स स्पेशल फीडिंग और सक्शनिंग टेक्निक। ये जो स्पेशल फीडिंग टेक्निक है वो आपको पेरेंट्स को सिखानी पड़ेगी। घर पे वो कैसे करेंगे, हॉस्पिटल में आपने कर दिया, घर पे पेरेंट्स को करना है तो वो आपको सिखाना पड़ेगा। सक्शनिंग कैसे करना है घर पे, वो भी पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा। टीच द पेरेंट्स द ESSR मेथड ऑफ फीडिंग। यस, आपको ESSR मेथड ऑफ फीडिंग सिखानी पड़ेगी। व्हाट इज दैट ESSR? तो E मींस एनलार्ज द निपल, जो लाइक बॉटल फीड हो रही है वो बड़ी निपल वाली होनी चाहिए। देन स्टिमुलेट द सकिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करना है। एंड अगर ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो भी निपल को एनलार्ज करके करना है। स्वॉलो करने देना है बेबी को, अच्छे से वो स्वॉलो कर पाए वो हमें ध्यान रखना है। एंड रेस्ट टू अलाउ द इन्फेंट टू फिनिश द स्वेलोइंग। है, कंटिन्यूअसली डालते नहीं रहना है फूड, कंटिन्यूअसली फीड नहीं करना है। एक ऐसे एक बार फीड करवाया बॉटल से,
सो वी हैव टू गिव फ्यू सेकेंड्स कि वो प्रॉपरली स्वॉलो कर पाए व्हाट एंड व्हाट हैज बीन प्लेस्ड इन द माउथ, जो भी उसके माउथ में रखा है वो प्रॉपरली स्वॉलो हो जाए, वो हमें ध्यान रखना है. सो दिस इज ESSR मेथड, कि पहले निपल एनलार्ज करनी है, स्टिमुलेट करना है, सकिंग रिफ्लेक्स, स्वॉलो उसको करवाना है, जब तक वो उतर नहीं जाता तब तक हमें वेट करना है. एनकरेज द पेरेंट्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स अबाउट द डिसऑर्डर. यस, पेरेंट्स को थोड़ा अजीब फील होगा, उनको ऐसा होगा कि वाई माय बेबी इज सफरिंग फ्रॉम दिस एंड ऑल. तो हमें पेरेंट्स को एंकरेज करना है, जो भी उनको फीलिंग्स है ये डिसऑर्डर्स के रिलेटेड वो हमें शेयर कर सके. Encourage the parental bonding with the infant, including holding the infant and calling the infant by name. Yes, parental bonding हमें create करना है, parent को मदर और पेरेंट्स का बॉन्डिंग करवाना है, लाइक वो अच्छे से बेबी को इन्फेंट को होल्ड कर पाए, उनके नाम से बुलाए, ऐसे ऐसे बॉन्डिंग आप इंकरेज कर सकते हो पेरेंट्स का इन्फेंट के साथ. नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करनी है अगर सर्जरी हो गई है तो क्या करनी है. तो क्लेफ्ट लिप रिपेयर. लिप रिपेयर के बाद आपको क्या ध्यान रखना है. प्रोवाइड लिप प्रोटेक्शन. अ मेटल अप्लायंस और अडेसिव स्ट्रिप्स मे बी टेप्ड सिक्योरली टू द चिक्स टू प्रिवेंट द ट्रॉमा टू द सूचर लाइन. अगर लिप की सर्जरी हो गई है तो लिप पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होगा. आप एक मेटल अप्लायंस देख सकते हो या अडेसिव स्ट्रिप्स लगा सकते हो कि जिससे वो ट्रॉमा ना हो जाए, सूचर जहां पर लिए है उसको प्रॉब्लम ना हो. अवॉइड पोजिशनिंग द इन्फेंट. ये पोजिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ऑलवेज. जब भी पोजिशन आती है वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अवॉइड पोजिशनिंग द इन्फेंट ऑन द साइड ऑफ द रिपेयर or in the prone position because this position can cause rubbing of the surgical site on the mattress. Position on the back upright and position to prevent the airway obstruction by secretions, blood or the tongue. Yes, जहां पर सर्जरी करवाई है, फॉर एग्जाम्पल राइट साइड क्लेफ्ट लिप है तो वी कैन नॉट कीप द बेबी राइट लेटरल पोजिशन, प्रोन पोजिशन नहीं दे सकते. तो हम अगर देंगे तो क्या होगा, वो सूचर्स में प्रॉब्लम हो सकता है, वो फ्रिक्शन होगा सूचर्स का और मैट्रेस का और सूचर्स ब्रेक हो सकता है. तो कौन सी पोजिशन दे सकते हो आप, लाइक बैक पोजिशन, सुपाइन पोजिशन, अपराइट पोजिशन दे सकते हो. एंड ऐसी पोजिशन देने से क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी प्रिवेंट कर पाओगे बिकॉज वहां पर सिक्रीशन ज्यादा होंगे. सर्जरी की है तो ब्लड भी होगा, टंग की वजह से एयरवे, टंग ऐसे ड्रॉप हो जाएगी तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है. सो ये सब रीजन की वजह से हम क्या करेंगे, अपराइट पोजिशन देंगे, दैट वुड बी द बेस्ट. कीप द सर्जिकल साइट क्लीन एंड ड्राई. आफ्टर फीडिंग जेंटली क्लीन द suture line फॉर फॉर्मूला or serosanguineous drainage with a solution such as normal saline or designated by agency procedure. Yes, वो जो सर्जिकल साइट है जहां पर सूचर लिया है वो हमको क्लीन रखना है, ड्राई रखना है. आफ्टर फीडिंग जैसे ही आप फीड कर देते हो उसको क्लीन कर दो, जेंटली क्लीन करो. ऐसे आप जो भी फॉर्मूला है, लाइक वहां पर जो सीरोसेंगविनियस ड्रेनेज हो रहा है, दैट इज पिंकिश डिस्चार्ज, दैट इज नॉर्मल डिस्चार्ज, उसको आप क्लीन करो. कोई भी सॉल्यूशन से, नॉर्मल सलाइन से क्लीन करो या फिर हॉस्पिटल में जो सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि इससे आपको क्लीन करना है तो उससे करना है, तो वो सब आप यूज कर सकते हो. अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ऑन द साइट एज प्रिस्क्राइब. जहां पर सर्जरी की है, सूचर्स की है, वहां पर एंटीबायोटिक अप्लाई कर सकते हो. एल्बो रिस्ट्रिंग्स वुड बी used to prevent the infant from injuring or traumatizing the sutures. Yes, जो बेबीज होते हैं छोटे बच्चे वो बार बार हाथ वहां पर टच करेंगे, सो क्या कर सकते हो आप, एल्बो रिस्ट्रेंट कर सकते हो. सो बेबी ऐसे हैंड फोल्ड नहीं कर पाएंगे, अगर एल्बो रिस्ट्रेंट दे दोगे तो हैंड एल्बो से फोल्ड नहीं कर पाएंगे और जो सर्जिकल साइट है वहां पर इंजरी नहीं करेंगे. मॉनिटर फॉर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन एट द सर्जिकल साइट. जहां पर सर्जरी की है वहां पर इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स इन्फेक्शन के हमें मॉनिटर करने हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट लीप रिपेयर. लीप रिपेयर किया है तो हमें क्या ध्यान रखना है सर्जरी के बाद. पैलेट का रिपेयर करने के बाद हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा. फीडिंग्स आर रेज्यूम्ड बाय बॉटल, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट और कप एज पर सर्जन प्रेफरेंस. यस, फीडिंग नॉर्मली आप रेज्यूम कर सकते हो बॉटल से, ब्रेस्ट से या कप से. कप से मतलब चम्मच से आपको पिलाना पड़ेगा, डायरेक्टली कप से नहीं, बट ऐसे. तो जो भी आपको सर्जन प्रीफर करता है कि सर्जन ने बोला है कि इससे करना है वैसे करना है. सम सर्जन प्रिस्क्राइब द यूज ऑफ asepto syringe for feeding of a soft for feeding or a soft cup such as soft tip CP cup. Yes, many surgeons
सम सर्जन्स क्या प्रीफर करते हैं, एसेप्टो सिरिंज। एसेप्टो सिरिंज आपने देखी होगी, इफ यू डोंट नॉट नो व्हाट इज एसेप्टो सिरिंज, आपने एफओएन की लैब में देखी होगी, सो यू कैन गूगल इट। सो एसेप्टो सिरिंज से, जो बड़ी सिरिंज आती है, वो एसेप्टो सिरिंज से भी फीड करवा सकते हैं हम बेबी को, या फिर एक सॉफ्ट कप आता है जिसकी टिप एकदम सॉफ्ट होगी, वो सीपी कप होता है, वो डायरेक्टली सॉफ्ट कप से भी आप करवा सकते हो फीडिंग। ओरल पैकिंग में बी सिक्योर टू द पैलेट, यूजुअली रिमूव इन 2-3 days। यस, पैलेट के ऊपर जो हार्ड पैलेट है वहां पर पैकिंग किया होता है, सो वो पैकिंग 2 to 3 days में निकाल दिया जाता है। और टंग स्टिच में बी यूज टू प्रिवेंट द टंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयरवे। यस, जब हार्ड पैलेट की सर्जरी की जाती है तो टंग को भी स्टिच किया जाता है टेम्पररी के लिए, कि टंग ऐसे ऊपर की तरफ होकर ब्लॉक ना करते एयरवे, सो टंग स्टिच भी किया जाता है। Instruct the parents to avoid placing anything in the child mouth that is harsh and could cause disruption at the surgical site। Yes, पेरेंट्स को सिखाना है कुछ भी हार्ड चीज बेबी के माउथ में नहीं रखनी है, जिसकी वजह से सर्जिकल साइट है जो पैलेट पर सर्जरी की है उसमें डिस्ट्रप्शन हो सके। Soft elbow or jacket restraint may be used. Check agency policies and procedures to keep the child from touching the repair site. Remove restraint at least every 1 to 2 hours, or per the agency procedures to assess the skin integrity and circulation and to allow for exercising the arms। Yes, वो बेबी फ्रीक्वेंटली हैंड टच करके सर्जिकल साइट को इंजरी ना कर दे, उसके लिए हमें एल्बो रिस्ट्रेंट्स करने पड़ेंगे। एंड एवरी 1 to 2 आवर वो रिस्ट्रेंट्स ओपन करके चेक करो कि वहां पर कोई लाइक स्किन इरिटेशन तो नहीं हुआ है, स्किन इंटीग्रिटी तो प्रॉपर है या नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। एंड प्रॉपर सर्कुलेशन भी हो सके, एक्सरसाइज भी हो सके, उसके लिए एवरी 1 to 2 आवर हमें ओपन करना होगा रिस्ट्रेंट। Avoid the use of oral suction or placing objects in the mouth such as tongue depressor, thermometer, straw, spoon, fork और pacifiers। Yes, लिप की सर्जरी में एवरीथिंग इज फाइन, बट जब पैलेट की सर्जरी की जाती है तब आप माउथ में कुछ भी नहीं रख सकते, नॉट इवन ओरल सक्शन भी नहीं कर सकते आप, टंग डिप्रेसर भी यूज नहीं कर सकते, थर्मोमीटर भी माउथ में नहीं रख सकते बिकॉज इंजरी हो सकती है सूचर्स पर, स्ट्रॉ यूज नहीं कर सकते, स्पून, फोक, पेसिफायर कुछ भी यूज नहीं कर सकते, माउथ के अंदर नहीं रख सकते हम। प्रोवाइड एनाल्जेसिक्स फॉर पेन एज प्रिस्क्राइब, पेन हो रहा है बेबी को तो एनाल्जेसिक दे सकते हो। इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स इन फीडिंग टेक्निक्स एंड इन द केयर ऑफ सर्जिकल साइट, फीडिंग टेक्निक्स हमें सिखानी है कि कैसे बेबी को फीड करवाना है, कैसे लाइक सर्जिकल साइट की केयर कैसे करनी है, कैसे ध्यान रखना है उसका कि उसको प्रॉब्लम ना हो जाए सर्जिकल साइट पर। इंस्ट्रक्ट द पेरेंट टू मॉनिटर द साइन ऑफ इंफेक्शन एट द सर्जिकल साइट सच एज रेडनेस, स्वेलिंग और ड्रेनेजेस। पेरेंट्स को सिखाना है कि सर्जिकल साइट पर इंफेक्शन कैसे पता चलेगा कि इंफेक्शन है, तो उनको देखना है कि रेडनेस तो नहीं हो गया है, स्वेलिंग तो नहीं है, ड्रेनेज तो नहीं है, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि इंफेक्शन है। एनकरेज द पेरेंट टू होल्ड द चाइल्ड, पेरेंट और चाइल्ड का बॉन्डिंग बढ़ाना है तो उनको एनकरेज करना है कि आपके चाइल्ड को होल्ड करो। इनिशिएट अप्रोप्रिएट रेफरल सच एज डेंटल रेफरल एंड स्पीच थेरेपी रेफरल। यस, हमें रिफर करना पड़ेगा, डेंटल रेफरल भी करना पड़ेगा एंड स्पीच थेरेपिस्ट को भी रिफर करना पड़ेगा। सो दिस इज द पोस्ट ऑपरेटिव केयर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन कि चैप्टर 34 में आज हमने क्या देखा। सो वी हैव स्टडीड 3 कंडीशन। फर्स्ट इज वॉमिटिंग, वॉमिटिंग की वजह से क्या होता है, मेन कंसर्न क्या है उसका, कॉजेस उसके स्टडी किए क्यों होता है, असेसमेंट फाइंडिंग्स हमने देखे, एंड जब भी वॉमिटिंग होता है तो क्या इंटरवेंशन लेने चाहिए वो हमने देखा। नेक्स्ट कंडीशन हमने देखी डायरिया। तो डायरिया की वजह से क्या होता है, तो डिहाइड्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज इन चाइल्ड यंगर देन 5 years। डायरिया क्यों होता है, एक्यूट डायरिया के रीजंस क्या है, क्रोनिक डायरिया के रीजंस क्या है, रोटा वायरस कैसे होता है वो हमने देखा। एंड रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी किया कि देर आर सो मेनी कॉजेस ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया, हमने कुछ लिस्ट भी देखे कि दिस आर द कॉजेस, बट इतना नहीं कि इतने ही है, इससे ज्यादा भी है। फिर असेसमेंट देखा कि डायरिया होता है तो हमें क्या चीजें असेस करनी है, इंटरवेंशन की, जब भी डायरिया हो जाता है तो हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है। डायरिया में अगर आपको लगता है कि एंटेरिक प्रिकॉशंस नीडेड है, कोई जो इन्फेक्शन हुआ है, सी डिफिकल्ट नोरोवायरस, रोटा वायरस, तो एंटेरिक प्रिकॉशंस जरूरत है तो रखो, वरना देयर इज नो रिक्वायरमेंट। फिर डिहाइड्रेशन को कैसे ट्रीट करोगे, माइल्ड को कैसे ट्रीट करना है, मॉडरेट को कैसे ट्रीट करना है वो हमने देखा। एंड जब भी डायरिया होता है 3 मेजर कंसर्न्स है हमारे लिए, डिहाइड्रेशन,
फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपको कैसे पता चलेगा हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है? सो ऑर्थोस्टेटिक वाइटल साइंस से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमने स्टडी किया क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट क्या है? कंजेनाइटल एनोमलीज है सॉफ्ट टिश्यूज की, दैट इज लिप एंड बोनी स्ट्रक्चर्स की। जब बेबी मदर की वूम में होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, उसकी वजह से क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट देखने को मिलता है। वो उसके कॉजेस हमने देखे। फिर फॉलिक एसिड देने से वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हमें क्लेफ्ट लिप क्लोज करना होता है सर्जरी से, एंड 3 to 6 मंथ में आप कर सकते हो, एंड देन उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट को सर्जरी से रिपेयर करना पड़ेगा एट द एज ऑफ 1 ईयर। जितना जल्दी करोगे, मतलब 1 ईयर की एज पर कर दोगे, उतना स्पीच में उसको अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। फिर हमने उसके असेसमेंट फाइंडिंग्स देखे कि कैसे दिखता है क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट कैसा होता है। क्लेफ्ट लिप छोटा भी फीचर हो सकता है, तो पूरी नोज तक भी जा सकता है, क्लेफ्ट पैलेट में भी ऐसा होता है। नोज नेजल डिस्टॉर्शन भी हो सकता है, और वो भी पूरे पीछे तक ऊगला तक जा सकता है। इंटरवेंशन हमने देखे कि जब क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट होता है तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, कैसे फीडिंग करवाना होता है, ESSR मेथड यूज करनी होती है, उसको अपराइट पोजीशन देनी पड़ती है, एंड पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन हमने देखे सर्जरी के बाद। अगर क्लेफ्ट लिप की सर्जरी की है तो क्या हमें प्रिकॉशंस रखने हैं, क्या ध्यान रखना है, पोजीशन के बारे में खास ध्यान रखना है। जो साइड सर्जरी की है उस साइड, एंड प्रोन पोजीशन में बेबी को नहीं रख सकते, आप सुपाइन दे सकते हो, एंड बैक अपराइट, ऐसे बैक अपराइट पोजीशन वुड बी द बेस्ट। उससे एयरवे भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, एयरवे ओपन रहेगा। देन क्लेफ्ट पैलेट है, बेबी को हमें रीस्ट्रिंग करना होगा, एल्बो रीस्ट्रिंग। एंड क्लेफ्ट पैलेट है, तब हमें क्या करना है, कब बॉटल फीड स्टार्ट कर सकते हो वापस से, सर्जन डिसाइड करेंगे। ओरल पैकिंग होता है वो रिमूव किया जाता है, और उसमें कौन सी पोजीशन दी जाती है? सो नॉर्मल अपराइट। उसमें प्रोन पोजीशन दोगे तो भी फाइन है, बिकॉज प्रोन पोजीशन में ऊपर सूचर्स नहीं है, तो दैट वुड बी फाइन। हमें एक चीज खास ध्यान रखनी है कि हम कुछ भी हार्श चीज अंदर नहीं रख सकते, एंड बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी होगी, सक्शनिंग, देन कोई भी टंग डिप्रेसर आप नहीं रख सकते उसके माउथ में, थर्मोमीटर, स्ट्रॉ, स्पून, फोक, पेसिफायर्स कुछ भी चाइल्ड के माउथ में आप नहीं रख सकते। उसको रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। इन्फेक्शन के साइन पेरेंट्स को सिखाने होंगे कैसे मॉनिटर करना। एनी डाउट इन दिस टॉपिक? I guess no doubt. If you have any doubt, you can message me. See you directly on Monday. Thank you.